ओके। सो लेक्चर नंबर 5 है हमारा आज। और हम लोग इसके पहले बैक्टीरिया के लिए मींस प्रोकैरियोटिक के लिए जो वेक्टर था उसके बारे में स्टडी करके आ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। और आज की क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट के वेक्टर के बारे में। और प्लांट के वेक्टर जो होते हैं उनका दो तरीके से वो हो सकते हैं, एक तो प्लाज्मिड बेस्ड हो सकता है और दूसरा आपका जो होगा वो वायरल जीनोम के बेसिस पे हो सकता है। सो इम्पोर्टेंट और मोस्ट जो फेवरेट है आपका CSIR का वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ द प्लाज्मिड ओरिएंटेड के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्लांट जो वेक्टर होते हैं उनके लिए बेसिकली जो वेक्टर होगा वो दो बेसिस पे हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है प्लाज्मिड के बेसिस पे और दूसरा हो सकता है आपका जीनोम के वायरल के जीनोम के बेसिस पे। तो वायरल के जो जीनोम होते हैं मीन्स DNA वो भी एज अ वेक्टर काम कर सकते हैं फॉर द प्लांट। और जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड होते हैं वो प्लाज्मिड भी एज अ वेक्टर काम कर सकते हैं इन द केस ऑफ अ प्लांट। ओके। सो प्लाज्मिड वेट बेस्ड जो वेक्टर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से उनका रोल होता है और किस तरीके से उनको यूज़ करके आप क्लोनिंग का काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है द प्लाज्मिड वेस्ट वेक्टर यूज फॉर द प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशंस आर TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस, ये आपका नाम ही पूछा जाता है, एंड RI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। तो ये आपके एग्रोबैक्टीरियम के दो स्ट्रेन हैं, दो वेराइटीज़ हैं जो कि प्लाज्मिड को कंटेन करते हैं। एक का नाम है आपका TI और दूसरे का नाम है आपका RI। TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, और मतलब ट्यूमर को कॉज करने वाला या फॉर्म करने वाला, इंड्यूस करने वाला। और दूसरा आपका है दैट इज द रूट का इंडक्शंस करना, मीन्स वहाँ पे हेरी रूट का बना लेना था। RI का मतलब होता है रूट इंड्यूसिंग और TI का मतलब होता है दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ये दो आपके बैक्टीरिया के स्ट्रेन हैं इस अलग अलग। और इनके इनमें इनमें पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड हैं TI और RI प्लाज्मिड, जो कि प्लांट के केसेस में मतलब प्लांट की बॉडी में अलग अलग डिजीज क्या करते हैं, कॉज करते हैं। सो दीज एग्रोबैक्टीरियम्स आर द ग्राम नेगेटिव सॉयल बॉर्न एंड रॉड सेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो कभी कभी इनके नेचर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि इनका नेचर कैसा है। तो ये सॉयल बॉर्न का मतलब हुआ कि ये सॉयल में पाए जाते हैं, रॉड सेप्ड ये दिखाई देते हैं, और ग्राम नेगेटिव आपके ये कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनके स्टेनिंग करते हैं तो बेसिकली ये ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। सो TI प्लाज्मिड दैट इज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। आपके ARS के एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया CSIR में, ये सवाल आपसे नहीं। हेलो, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, बाकी सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ओके। तो मेरे ख्याल से जो लोग पूछ रहे हैं वो ये उनकी ही प्रॉब्लम है नेटवर्क का। यहाँ से तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो TI प्लाज्मिड जो कि आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के बॉडी में पाया जाता है, ये एक प्लाज्मिड है और ये प्लांट की बॉडी में एक कैंसर कॉज करता है, जिसकी वजह से होने वाले जो डिजीज है उसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज, राइट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्राउन गॉल डिजीज का मतलब क्या है। और आज की जो पूरी क्लास क्लास होगी वो इसी डिजीज पे और इसी के मैकेनिज्म पे ही पूरा बेस्ड है। हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्राउन गॉल डिजीज का बेसिक जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है RI प्लाज्मिड, जो कि रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होते हैं और ये हेरी रूट कॉज करता है। ये भी आपके ARS के एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ARS के नेट वाले में। तो RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड से होने वाले जो डिजीज हैं उन डिजीज को लेकर के भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो RI का मीन ही होता है दैट इज द रूट इंड्यूसिंग। वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो रूट होता है वो करली हो जाता है, हेरी रूट हो जाते हैं। और जबकि TI का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, मीन्स अब नॉर्मल क्या होती है, प्लांट की बॉडी में ग्रोथ हो जाती है और वहाँ पे ऐसे आउट ग्रोथ पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है जस्ट लाइक अ ट्यूमर। तो जिस तरीके से एनिमल की बॉडी में ट्यूमर होते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी जब ओवर प्रोडक्शन अगर होना शुरू हो जाता है किसी हार्मोन्स का जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अब नॉर्मल ग्रोथ होते हैं और उन्हीं आउट ग्रोथ पार्ट को ही बेसिकली हम क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों आपके वेक्टर हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया आपका सॉइल में पाया जाता है और ये ग्राम नेगेटिव नेचर के होते हैं। सो दीज आर कंसिडर एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर फॉर देयर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म।
ये दोनों आपके जो कैटेगरी हैं प्लाज़्मिड के, टीआई और आरआई प्लाज़्मिड, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये सेल्फ से विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, किसी मैनिपुलेशंस के, बैक्टीरियल सेल्स से निकल करके प्लांट के सेल्स में जाकर के क्या करते हैं, मीन्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये इनके पास अपनी एबिलिटी होती है। सो दैट इज़ वाई आप इनको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, किसी डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस को कहीं एक जगह से निकाल करके किसी दूसरे जगह पे क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, राइट? तो वो आपका कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये काम अगर स्पॉन्टेनियसली नेचर में अगर हो रहा होगा विदाउट किसी ह्यूमन एफर्ट्स के, तो उसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो आरआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड के जो डीएनए के पार्ट होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली प्लांट के कांटेक्ट में आने के बाद प्लांट की बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रेशंस होता है, जिसकी वजह से इन टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड के कुछ डीएनए के सेगमेंट जो होते हैं वो वहाँ से निकल करके जा करके इंटीग्रेट कहाँ पे होते हैं, प्लांट की बॉडी में। दैट इज़ वाई आप इनको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स के नाम से जानते हैं। तो ये वाले पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से वेक्टर हैं या कौन से प्लाज्मिड को आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एग्जांपल टीआई प्लाज्मिड का मिलता है, बट आप ये जानते रहिए कि टीआई के साथ साथ में आरआई प्लाज्मिड के पास भी ये एबिलिटी होती है, तो इन दोनों को मिला करके आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये टीआई जो प्लाज्मिड है वो बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरिया के बॉडी में मीन्स सेल्स में पाया जाने वाला प्लाज्मिड है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज़ के हैं, और यहाँ पे 2 इसके अलग-अलग आपके वैराइटीज़ हैं, ट्यूबिफेसेंस है और राइजोजेंस हैं। और ट्यूबिफेसेंस से जो आपका बनेगा प्लाज्मिड उसे टीआई बोलते हैं, जो कि ट्यूमर को इंड्यूस करता है, जबकि राइजोजेंस से जो आपका प्लाज्मिड मिलता है उसे आप आरआई बोलते हैं, जो कि रूट को इंड्यूस करता है, मीन्स कर्ली हेयर रूट का फॉर्मेशंस करेगा या हेयरी रूट बनाने का काम करता है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, डिजीज़ हैं, और इन डिजीज़ को कॉज़ करने के लिए ये टीआई के जो प्लाज्मिड हैं, मतलब आरआई और टीआई के जो प्लाज्मिड है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्राउन गॉल जो डिजीज़ है उसका होने का जो सीन है या सिनेरियो है किस तरीके से है, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो नॉर्मल कंडीशंस में जो आपके प्लांट होते हैं, जहाँ कहीं पे भी उनका वुंडेड पार्ट होगा, मीन्स साइट होगी, या जो जहाँ पे कहीं उनको इंजर्ड किया रहता है, वहाँ से कुछ ऐसे फिनोलिक कंपाउंड क्या होते हैं, सीक्रेट आउट होते हैं। तो आपके एग्जाम्स में ये फिनोलिक जो कंपाउंड होते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं। ये कौन-कौन से वो कंपाउंड्स हैं, या इनका नेचर भी पूछा जाता है कि प्लांट की बॉडी से निकलने वाले कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, अल्कोहलिक होगा, फिनोलिक होगा, कार्बोक्जिलिक होगा, या हाइड्रोकार्बन होंगे। तो आप अच्छे से याद रखिए कि ये फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, मीन्स वहाँ पे फिनॉल ग्रुप होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब कोई भी एरोमेटिक रिंग से अगर आपका ओएच ग्रुप लग जाता है तो उसे आप बोलते क्या है, फिनॉल बोलते हैं। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ अगर आपका ओएच ग्रुप लगा हुआ होगा, लाइक अगर आपका ये CH3 है तो ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग हो, लाइक एज बेंजीन हो, और यहाँ पे अगर आपका क्या हो जाए, ओएच ग्रुप लगे, जैसे आप क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो दोनों ही केस में आपका जो ग्रुप होगा क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, लेकिन आपके जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होंगे उनके नेचर पे इनको आप अल्कोहल या फिनॉल बोलते हैं। जब कभी भी अगर आपका पेरेंट चेन जो होगा आपका कैसा होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, मीन्स लीनियर वाले होंगे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज अल्कोहल बोलते हैं। और अगर वही हाइड्रोकार्बन चेन अगर आपका एरोमेटिक के फॉर्म में होगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो जो भी आपका प्लांट है, मीन्स डाइकॉट जो प्लांट होता है उसका जहाँ कहीं पे भी उसको इंजरी हुई है, चोट लगा हुआ है, तो वहाँ से कुछ वो केमिकल मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, सिक्रेशंस करता है, जिनका नेचर कैसा होता है, फिनोलिक। और ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं इनका नाम है एसिटोसिरिंजिन और हाइड्रोक्सी एस्टोसिरिंजिन। अभी आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कभी-कभी आपके एग्ज़ाम्स में यही पूछ देता है कि कौन से कंपाउंड हैं जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अच्छे से याद रखिए, फिनोलिक उनका नेचर होता है, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, नाम है उनका एसिटोसिरिंजेंस एंड हाइड्रॉक्सी या बीटा हाइड्रॉक्सी एसिटोसिरिंजेंस। ये आपके 2 केमिकल हैं जो कि फिनोलिक नेचर के होते हैं। जब इनका सिक्रेशंस होता है तो उस सिक्रेशंस के बाद प्लांट के पेरिफेरी, मीन्स आस-पास में पाए जाने वाले जो ये बैक्टीरिया होते हैं, दैट मीन्स एग्रोबैक्टीरियम, इनके प्लाज्मिड में एक ओपेरॉन सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है विरजिन। उस फेनोलिक कंपाउंड की वजह से ये विरजिन क्या होता है, आपका एक्टिवेट होता है। और जैसे ही आपका ये विरजिन एक्टिवेट होता है तो वो उसके एक्टिवेशन होने की वजह से उसी टीआई प्लाज्मिड में एक पार्ट होता है जिसको आप ट्रांसफर डीएनए के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं टीडीएनए। सो टीडीएनए का मतलब होता है दैट इज अ ट्रांसफर डीएनए। तो उस ट्रांसफर डीएनए को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है
टीआई प्लाज़्मिड से और वो निकल करके धीरे से क्या करेगा, मूव ऑन करेगा किधर की तरफ, प्लांट की बॉडी की, प्लांट के सेल की तरफ। तो स्टेप आपके क्या-क्या हो गए कि पहले प्लांट होगा, फिर प्लांट में आपका वुंडेड साइट दिखाई देगा, वहाँ से आपका फेनोलिक कंपाउंड निकलेगा और फेनोलिक जो कंपाउंड होते हैं वो वीर जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और वीर जीन जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ से टीडीएनए जो कि टीआई प्लाज़्मिड का पार्ट होता है, वो वहाँ से निकल करके ट्रांसफ़र कहाँ पे होता है, प्लांट सेल्स में। और प्लांट सेल्स में जाने के पास इस टीडीएनए के पास ऐसे जीन होते हैं जो कि बेसिकली प्लांट हार्मोन्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे लाइक जो साइटोकाइन्स हैं, लाइक जो ऑक्सीन्स हैं, ये वाले हार्मोन्स को बनाने वाले क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो जैसे ही ये टीडीएनए का पार्ट प्लांट के डीएनए से जाकर के क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीन और साइटोकाइन का जो प्रोडक्शंस होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, मीन्स ओवर प्रोडक्शंस होने लगता है। और यही ओवर जो प्रोडक्शंस होता है वो बेसिकली क्या करता है, कैंसर मीन्स ट्यूमर कॉज़ करता है, जिसको आप बोलते हैं क्राउन गॉल डिज़ीज़। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में दिखाया जा रहा है कि ये आपका क्राउन गॉल डिजीज़ का मीन क्या है, मतलब कैसे होता है। तो ये प्लांट है, प्लांट की बॉडी में आपका कहीं पे भी कुछ इंजरी होगी जो कि आपके वुंडेड साइट होंगे और इस वुंडेड साइट से आपका क्या निकलेगा, फेनोलिक कंपाउंड निकलेगा और ये फेनोलिक कंपाउंड क्या करता है, विरजिन को एक्टिवेट करेगा और विरजिन जैसे आपका एक्टिवेट होते हो जाता है तो वहाँ पे टीआई प्लाज़्मिड से टीडीएनए निकल करके ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जाता है, आपका प्लांट सेल्स में और प्लांट सेल्स में जाने के बाद इस टीडीएनए के पास जीन होते हैं साइटोकाइन्स के लिए या फिर ऑक्सीन्स के लिए, जो कि प्लांट की बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, उसका ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है एंड ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइन्स प्लांट का जो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल हो जाती है और वहाँ पे ट्यूमर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और उसी ट्यूमर फॉर्म को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्राउन गॉल डिजीज के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ अ क्राउन गॉल डिजीज। लेटर विल बी डिस्कस इन द डिटेल एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कि कौन कौन से वहाँ पे जीन्स या कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इस क्राउन गॉल डिजीज को कराने के लिए। अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दिया गया कि क्राउन गॉल डिजीज एक्चुअली में है क्या और ये होता कैसे है। जहाँ पर आपने जाना कि बेसिकली क्राउन गॉल जो डिजीज़ है वो एक टीआई प्लाज़्मिड से इंड्यूस्ड होकर के होने वाला क्या है, डिजीज़ है। और ये होता कैसे है, नॉर्मल आपको यहाँ पे स कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो प्लांट की बॉडी है, कहीं पे भी अगर उसको इंजरी हुई है, कहीं पे उसका चोट लगा हुआ है, तो उसके इंजर्ड वाले पार्ट से, इंजर्ड वाले एरिया से कुछ केमिकल मॉलिक्यूल का सेक्रेशंस होता है, जिसको आप फेनोलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है दैट इज़ द एसिटोसिरिंजेंस एंड हाइड्रॉक्सी एसिटोसिरिंजेंस। ये दोनों कंपाउंड एज अ एक्टिवेटर का, एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं, काम करते हैं, आ करके बैक्टीरिया के सेल्स में इंटर करते हैं और वहाँ पे जो आपका प्लाज्मिड पाया जाता है, उस प्लाज्मिड पे क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो वहाँ पे जो जीन्स होते हैं उसको बोलते हैं वर्लेंस जीन या विर जीन के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। तो उस विर जीन्स के एक्टिव होने के बाद उस टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा-सा फ्रेगमेंट निकल जाता है, जिसको आप टीडीएनए के नाम से जानते हैं और उस टीडीएनए में ऐसे डीएनए के पार्ट होते हैं जो कि हार्मोन्स को बनाते हैं, दैट इज़ ऑक्सीन और साइटोकाइन्स के। और ये वाला जब पार्ट जाकर के प्लांट की बॉडी में इंटीग्रेट कर जाता है, तो ऑलरेडी प्लांट के सेल्स में, प्लांट के डीएनए में ऑक्सीन और साइटोकाइन्स के लिए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, राइट? जो कि उसको ज़रूरत पड़ने पे क्या होगा, आपका प्रोडक्शंस करता है। तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, वो उसको एज़ अ ग्रोथ के रूप में क्या करता है, काम आता है। लेकिन जब ये टीडीएनए का पार्ट जाकर के वहाँ पे इंटीग्रेट कर जाता है, तो चूँकि अब जितना प्लांट को ज़रूरत थी, वो वाला अमाउंट तो उसके बॉडी में खुद खुद उसके सेल्स में खुद से था, वो उसका एक्सप्रेशंस कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट जाकर के ये इंटीग्रेट कर गया है और इस एक्स्ट्रा पार्ट की इंटीग्रेशन होने की वजह से जब इसका प्रोडक्शंस होगा, तो वो एक्स्ट्रा क्या-क्या हो जाता है, ऑक्सीन और साइटोकाइन। और आई ऑक्सीन और साइटोकाइन्स का अमाउंट अगर प्लांट की बॉडी में अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ होगी, वो अबनॉर्मल हो जाती है और उसी अबनॉर्मल ग्रोथ को आप ट्यूमर का नाम देते हैं, जिसको बेसिकली हम क्राउन गॉल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो क्या किसी को क्राउन गॉल डिजीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़ें? हाँ, प्लांट के मतलब चाहे वो शूट सिस्टम में हो, चाहे वो लीफ वाले में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ कहीं पे भी इंजरी होगा, जैसे अगर आपने अभी नोटिस नहीं किया तो आप नोटिस करिएगा। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर आप देखें वहाँ पे कोई आम का पेड़ होगा या कोई और भी पेड़ होंगे, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि ना कि पेड़ का जो बार्क वाला एरिया होता है, मीन्स जहाँ पे स्टेम होती है बहुत मोटी-मोटी वाली, उसपे आप देखिए ना तो जगह-जगह पे ऐसे उभरा-उभरा आपको दिखाई देगा, खुरदरा-खुरदरा टाइप का। ऐसा देखने को आपको मिलेगा। वो एक्चुअली क्या है, वही उभरे हुए जो पार्ट होते हैं ना, उसी का क्राउन गॉल डिजीज़ बोलते हैं। और ये नॉर्मली आपको प्लांट में मिल जाता है, मतलब आपको दिखाई दे जाएगा, जो भी रोड के साइड में आपके प्लांट्स होते हैं,
उन प्लांट में अगर आप देखेंगे उनका जो सूट वाला सिस्टम होता है मतलब स्टेम वाला पूरा, उस स्टेम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहीं न कहीं ऐसे थोड़े बहुत एरिया में ऐसे क्या होगा उभरा हुआ पार्ट रहता है जो कि नॉर्मल जो स्टेम होती है उसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा वहाँ पे उभरा हुआ रहेगा। तो उसी पार्ट को आप बेसिकली क्राउन गॉल के नाम से जानते हैं। सो होपफुली कि अभी आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि टीआई प्लाज़्मिड किस तरीके से प्लांट की बॉडी में क्राउन गॉल डिजीज़ को क्या करता है, कॉज़ करता है। अभी हम लोग आगे उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे टीआई प्लाज़्मिड के बारे में कि टीआई प्लाज़्मिड एक्चुअली में है क्या चीज़ और क्या इसके फीचर्स हैं और कौन-कौन से पार्ट इसमें पाए जाते हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि इसके पास टोटल आपका क्या है 196 जो होते हैं वो जीन होते हैं और इस 196 जीन में से आपका ये जो प्रोटीन बनाता है कितना दैट इज़ 195 एक एक आपका ये टीआई प्लाज़्मिड है और जिसके जो डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उसमें 196 क्या है जीन पाए जाते हैं और इसके पास न्यूक्लियोटाइड की जो नंबर है वो 20,000 सॉरी 2 लाख से ज़्यादा है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसके बाद देयर इज़ नो स्यूडोजीन। तो टीआई प्लाज़्मिड के केसेस में जितना भी आपका डीएनए होगा वो सब के सब जो डीएनए के सेगमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके फंक्शनल वाले होंगे, कोई भी स्यूडोजीन नहीं होता है। क्या कोई बता सकता है कि स्यूडोजीन का मतलब क्या होता है? एनीवन? अच्छा तो सच्चा जीन कौन होता है? ट्रांसपोज़न्स आर नॉट स्यूडोजीन्स। ट्रांसपोज़न्स दूसरा चीज़ है। किसी ने बताया ट्रांसपोज़न। वेरी गुड। और कोई? ओके, स्यूडोजीन्स बेसिकली जैसा कि अभी किसी ने बताया कि इसको फ़ाल्स जीन के नाम से जानते हैं और अभी सिद्धार्थ ने बताया कि जो कि किसी प्रोटीन्स को कोड नहीं करते हैं। एक्चुअली इनकी प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी होती है। आपने पढ़ा होगा कि म्यूटेशंस 2 तरीके के होते हैं, एक तो फॉरवर्ड होता है और एक तो रिवर्स होता है, राइट? तो स्यूडोजीन्स किसी भी जीनोम में पाए जाने वाले वो जीन होते हैं जो कि आज के टाइम पे भले ही वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले जो कंडीशंस थी, वहाँ पे वो हो सकता था कि फंक्शनल कंडीशन से पाए जा रहे हो। मतलब उनके द्वारा कोई न कोई प्रोटीन्स कोई क्या की जा रही है, कोड की जा रही होगी। लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशंस मतलब वेरिएशंस हुआ मतलब म्यूटेशन होने की वजह से अब वो जीन के द्वारा कोई भी फंक्शनल जो एक्टिविटी है, वो परफॉर्म नहीं की जाती है। मतलब वो किसी भी प्रोटीन्स को कोड नहीं करते हैं। तो ऐसे जीन्स को हम लोग बेसिकली स्यूडोजीन्स के नाम से जानते हैं। और ये स्यूडोजीन फिर से आपके ट्रू जीन्स के कैटेगरी में आ सकते हैं अगर इनमें रिवर्जन म्यूटेशन हो जाएगा तो। तो फॉरवर्ड म्यूटेशन होने की वजह से ये नॉर्मल जीन से कैसे बने हैं? स्यूडोजीन्स बने हैं। और जब कभी भी स्यूडोजीन्स में अगर आपका बैकवर्ड म्यूटेशंस अगर हो जाएगा, तो फिर से वो क्या हो सकते हैं? नॉर्मल हो सकते हैं। तो स्यूडोजीन्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेज़ेंट टाइम पे कोई भी प्रोटीन्स को या कोई भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, बट प्रीवियसली ये किसी न किसी प्रोटीन्स को कोड कर रहे होते हैं और किसी न किसी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो टीआई के प्लाज़्मिड के केसेस में कोई भी ऐसा जीन नहीं होता जो कि स्यूडोजीन की कैटेगरी में आता है। डिसआर्मिंग ये भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, इसका मीन क्या होता है? तो डिसआर्मिंग का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे पूरा ये टीआई प्लाज़्मिड है और इस टीआई प्लाज़्मिड का एक छोटा-सा जो पार्ट है, मान लीजिए क्या है आपका टीडीएनए है, इसको आप बोलते हैं क्या दैट इज़ द ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए। तो इस टीआई प्लाज़्मिड से जब ये टीडीएनए को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए मीन्स यहाँ पे टीडीएनए आपका ऐसे निकल जाए और ये पूरा का पूरा क्या हो खाली हो जाए ऐसे, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्या है दैट इज़ द डिसआर्मिंग बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ टीडीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड इज नोन एज द डिसआर्मिंग। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि डिसआर्मिंग का मतलब क्या होता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि टीआई प्लाज्मिड में से जो आपका पार्ट है टीडीएनए का दैट मीन्स ट्रांसफर डीएनए का उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसको आप बोलते हैं कि हाँ दैट इज द डिसआर्मिंग के प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइंस आर द फाइटो हार्मोन्स जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए प्लांट के सेल डिवीजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ओपाइंस ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन के लिए या नाइट्रोजनस बेसिस के सिंथेसिस के लिए या कार्बन सोर्स के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। सी एस आई आर की 2019 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ओपाइंस क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो ओपाइंस बेसिकली आपके क्या हैं, कंडेंसेशंस प्रोडक्ट होते हैं, या तो अमीनो एसिड्स के और कीटो एसिड के हो सकते हैं या फिर अमीनो एसिड्स और शुगर के हो सकते हैं। तो आप इनके कॉम्बिनेशंस को भी अच्छे से याद रखिए कि ओपाइंस बेसिकली क्या हैं, एक कंपाउंड है जो कि 2 चीज़ों से मिल कर के बने हुए हैं।
नंबर पहला कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि या तो अमीनो एसिड होगा और कीटो एसिड होंगे, और नंबर दूसरा आपको दिया जा रहा है कि या तो अमीनो एसिड और शुगर से मिल करके ये बने हुए होंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं? ओपाइन्स बनाते हैं। और ये ओपाइन्स हैं क्या चीज़? ये बेसिकली नाइट्रोजन और कार्बन के सोर्स के रूप में क्या करते हैं? यूटिलाइज़ किए जाते हैं। सो एक्ट एज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो आपने यहाँ पे देखा कि डिसआर्बिंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, ऑक्सीन और साइटोकाइन्स का यहाँ पे क्या रोल है, और ये फाइटोहार्मोन्स होते हैं और इनका रोल बेसिकली सेल के बॉडी में सेल डिवीजन कराने का या ग्रोथ कराने का होता है। सो ओवर प्रोडक्शंस ऑफ फाइटोहार्मोन्स कौन-कौन से? ऑक्सीन एंड साइटोकाइन्स, राइट? जो कि आपका टीआई प्लाज्मिड के पार्ट में पाया जाता है। अभी आप जब टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो टीआई प्लाज्मिड के डीएनए के सीक्वेंस में साइटोकाइन्स, ओपाइन्स एंड ऑक्सीन्स इन सब के लिए क्या होता है? जीन्स पाए जाते हैं। जब टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए निकल करके, जो कि जिसके पास ये सारे पार्ट होते हैं, जब ये प्लांट की बॉडी में जाता है तो प्लांट का ही ये हार्मोन्स है, और प्लांट का हार्मोन जब वहाँ पे ज़्यादा बनना शुरू होता है तो उसी की वजह से क्या होता है? आपका कैंसर या ट्यूमर जो है वो कॉज होता है। सो ओवर प्रोडक्शंस ऑफ फाइटोहार्मोन्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर फॉर्मेशन। जहाँ कहीं पे भी इन्फेक्शंस हो रहा होता है, उस इन्फेक्शंस के साइट पे ये बैक्टीरिया का अपना टीडीएनए जाकर क्या होता है? इंटीग्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ओवर प्रोडक्शंस होते हैं किसके? फाइटोहार्मोन्स के, दैट इज़ ऑक्सिन एंड साइटोकाइन्स के, और उनकी ओवर प्रोडक्शंस के होने की वजह से आपका जो ट्यूमर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जिसको आप क्राउन गॉल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। टीडीएनए में बेसिकली आपका जो वेरिलेंस जीन होता है वो एक तरीके का ओपेरॉन का काम करता है, और उस ओपेरॉन में टोटल 9 जीन पाए जाते हैं, और वो जीन का नाम क्या है? यहाँ पे आपको दिया गया है। वीर ए जीन है, वीर बी जीन है, वीर सी जीन है, वीर डी जीन है, डी1, डी2, डी4 जीन है, ई1, ई2 है, और फिर वीर जी जीन है। ये अलग-अलग आपके जो वेरिलेंस जीन जो कि आपके टीआई प्लाज्मिड के पार्ट होते हैं, उनके अलग-अलग क्या है? सेगमेंट हैं। तो अभी आप इनका आगे ऑर्गेनाइज़ेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और कहाँ पे इनकी लोकेशंस होती हैं। इन विर जीन के फंक्शंस से लेकर के सीएसआईआर में एग्ज़ाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि किसके पास टोपो आइसोमेरेज एक्टिविटी होती है, किसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिविटी होती है, किसके पास सेल सरफेस पे एज़ अ रिसेप्टर का बाइंड करने की एक्टिविटी होती है, किसके पास पॉलीमराइज़ेशंस की एक्टिविटी होती है, ये सारे आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझते रहिए कि वीर ओपेरॉन है क्या चीज़? टीआई प्लाज्मिड में पाया जाने वाला एक क्लस्टर ऑफ 9 जीन होता है, जिसको आप वीर जीन के नाम से जानते हैं, और ये ओपेरॉन मॉडल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि ओपेरॉन में क्या होता है कि एक कोई पार्ट अगर आपका एक्टिव होता है तो उसके कंसेक्वेंटली बाकी जो पार्ट होते हैं वो भी धीरे-धीरे क्या होते हैं? एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने लैक ओपेरॉन में पढ़ा है कि आपका लैक ओपेरॉन में जब प्रमोटर पे जाकर कोई चीज़ बाइंड कर जाता है, तो वहाँ पे बाकी उसके जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उनकी सिंथेसिस बहुत आसानी से तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। सो इन द सेम वे वीर जीन जो होते हैं वो भी बेसिकली ऐसे एज़ अ कैस्केड के फॉर्म में काम करते हैं। दैट इज़ व्हाई आप इनको ओपेरॉन मॉडल से कंपेयर करके एज़ अ ओपेरॉन भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल जीन हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। जितने भी जीन्स आपको ऊपर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वीर जीन के नाम से, वीर का मतलब है वेरुलेंस, मीन्स पैथोजेनिसिटी नेचर का होता है, ये डिजीज को कॉज करता है, दैट इज वाई आप इसको शॉर्ट फॉर्म में वीर जीन के नाम से जानते हैं। और इनके जो लेटर्स हैं ए बी सी, ये अलग अलग इनके क्या है? जीन है। इन सारे जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स जो भी प्रोटीन आपके होंगे, वो सारे के सारे प्रोटीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को ट्रांसफर करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। So tDNA contain gene for opines, cytokines, ऑक्सीन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि tDNA के पास क्या-क्या सीक्वेंसेस होते हैं, या tDNA के पास कौन-कौन से पार्ट पाए जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि tDNA जो होगा उसके पास क्या-क्या होगा? ओपाइन्स होगा, साइटोकाइन्स होगा एंड ऑक्सीन्स होगा। ये तीनों आपके सेगमेंट हैं, मीन्स पार्ट हैं, जो कि tDNA में पाए जाते हैं। और ये तीनों मिल करके क्या करते हैं? फाइटोहार्मोन्स को क्या करते हैं? सिक्रेशंस करते हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो जीन आपके टीआई प्लाज्मिड में पाया जा रहा है, जो कि बैक्टीरिया का पार्ट होता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट कहाँ पे होंगे? प्लांट के सिस्टम में। मीन्स व्हाट? जब तक टीआई प्लाज्मिड बैक्टीरिया के केस में है, तो वहाँ पे ना तो साइटोकाइन्स का सिक्रेशन मतलब सिंथेसिस होगा, ना तो वहाँ पे ऑक्सीन का सिक्रेशंस होगा, ना तो वहाँ पे ओपाइन्स का सिक्रेशंस होगा, कुछ भी नहीं होंगे। जब कभी भी इस टीआई प्लाज्मिड से डिसइंटीग्रेट होकर के टी
डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होकर के कहाँ पे जाएगा, प्लांट की बॉडी में जाएगा। प्लांट की बॉडी में जाने के बाद ये सारे के सारे जीन क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड और ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी में ढेर सारे क्या होते हैं, आपके ऑक्सिन और साइटोकाइन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कभी-कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये ऑक्सिन और साइटोकाइन्स ओवर ग्रोथ कराते हैं, तो ये बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल क्यों नहीं होते हैं? तो आप उसके लिए आंसर ये कर सकते हैं कि चूँकि ये यूकेरियोटिक के सिस्टम में एक्सप्रेस होने वाले बैक्टीरिया, ये जीन होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, तो इनका एक्सप्रेशंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, वो बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो ये सारे के सारे जो जीन्स होते हैं, ओपाइन्स, साइटोकाइन्स, ऑक्सिन, इन जीन का एक्सप्रेशंस बैक्टीरियल सिस्टम में नहीं होता है। ये तब होगा जब वो टीडीएनए जा करके ट्रांसफ़र हो करके प्लांट सेल्स के जीनोम के पास या डीएनए के साथ में क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाता है। उसके बाद इनका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन होना स्टार्ट होता है। और इन्हीं के ट्रांसलेशंस होने की वजह से जो प्रोटीन्स बनती है, मीन्स हार्मोन्स जो आपके बनते हैं, वो डिजीज़ को क्या करते हैं, कॉज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे टीआई प्लाज़्मिड के बारे में। ध्यान से समझिए, और आपको यहाँ पे कुछ हैंड रिटेन लिखे हुए हैं, तो हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन मैं समझाऊँगा अच्छे से, आपको होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर किसका है, टीआई प्लाज़्मिड का है, जो कि बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ये एग्रोबैक्टीरियम का बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के सेल्स में आपका क्या है, ये टीआई प्लाज़्मिड है। और इसी टीआई प्लाज़्मिड को यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और आप इसको देख रहे हैं कि इसमें क्या-क्या पार्ट है। इस टीआई प्लाज़्मिड में पहले तो 2 इम्पोर्टेंट रीजन हैं, जिसको आप लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आपको ये इस तरीके से ये ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है। ये राइट हैंड साइड में रहेगा, तो इसको आप राइट बॉर्डर मीन्स आरबी बोलते हैं, और इस साइड में रहेगा तो इसको आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। इस लेफ्ट और राइट बॉर्डर का जो आपका जो ये बॉर्डर का सीक्वेंस है, उनके बेस पेयर कितने होते हैं, 25। ये सीएसआईआर के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा चुका है कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर कितने होते हैं। ये भी आपसे डिमांड की जाती है जानने की, कि आप इसको जानते रहिए। लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के बाद में जितना भी पार्ट आपका ये बचेगा, मीन्स यहाँ से लेकर के पूरा आपका ये वाला एरिया यहाँ तक का, ये वाले पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द टीडीएनए बोलते हैं। तो जहाँ से आपका लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर शुरू हो रहा है, उसके बाद वाला पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, आपका टीडीएनए कहलाता है। और इस टीडीएनए में क्या-क्या होंगे, आप यहाँ पे देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ओपाइन्स के लिए जीन है। तो ये आपका ओपाइन है, जिसके लिए ये वाला पूरा सेगमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। इसके बाद इसमें क्या है, आपका ऑक्सीन्स के लिए सीक्वेंस है, मीन्स जीन है। ये वाला एरिया का पूरा ऑक्सीन्स का है। इसके बाद यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो एरिया किसके लिए है, साइटोकाइन्स के लिए है। तो ये 3 सेगमेंट या 3 पार्ट आपके किसमें होते हैं, टीडीएनए में होते हैं। टीडीएनए का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए, और ये ट्रांसफर डीएनए के दोनों एंड पे क्या पाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर पाए जाते हैं। तो अगर इस टीआई प्लाज़्मिड से टीडीएनए अगर आपका मान लीजिए ऐसा निकलेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक तरीके का आपको जो टीडीएनए दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज़ द राइट बॉर्डर, और यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इज़ द लेफ्ट बॉर्डर, और यहाँ पे आपके क्या होंगे, दैट इज़ ओपाइन्स, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ द ऑक्सीन्स, और यहाँ पे क्या होगा आपका साइटोकाइन्स। ये 3 पार्ट आपको कंटेन करता है टीडीएनए। तो टीडीएनए क्या है, दैट इज़ द टीआई प्लाज़्मिड का एक फ्रेगमेंट है, एक पार्ट है। जबकि टीआई प्लाज़्मिड क्या है, पूरा का पूरा आपका एक प्लाज़्मिड है, जिसमें और भी सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के उधर की तरफ का जो एरिया है, पूरा आपका टीडीएनए कहलाता है। लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर के पास आपके पास यहाँ पे आप देखिए, ये ग्रीन वाला बॉक्स जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं विर जीन। क्या बोलते हैं, विर जीन, मीन्स वायलेंस जीन। और ये जो जीन होती है, इसके पास 9 जीन पाए जाते हैं, जैसा कि आपने अभी नीचे जस्ट इसको देखा था। तो ये वीर जीन जो होता है, यही हेल्प करता है इस टीडीएनए को यहाँ से क्लीव आउट होकर के निकालने में। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे, और एक जो जीन्स पाई जाती है, वो ओपाइन्स के कैटाबोलिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स होते हैं, उनको ये बनाता है। तो एक टीआई प्लाज़्मिड में, और इस टीआई प्लाज़्मिड की साइज़ होती है, वो लगभग कितनी होती है, 200 केवी। कितना होता है, 200 केवी। इतनी साइज़ के लगभग ये पाई जाती है, और ये नेचुरली आपके एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बॉडी में पाया जाता है। तो आप ध्यान से पहले इसके पिक्चर को समझिए कि यहाँ पे टीआई प्लाज़्मिड और टीडीएनए का क्या मतलब है। टीआई प्लाज़्मिड पूरा आपका प्लाज़्मिड होता है, और जबकि टीडीएनए क्या है, उसका एक छोटा-सा पार्ट होता है। डिसआर्मिंग का जो टर्म दिया गया आपको, इसीलिए दिया गया कि इस पूरे टीआई प्लाज़्मिड से जब कभी भी टीडीएनए को क्या किया जाए, रिमूव किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के पूरा ये वाला पार्ट से लेकर के ये वाला पूरा पार्ट क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिसआर्मिंग बोलते हैं।
और इस ये जो पार्ट आपका निकलेगा उसको आप टी-डीएनए या ट्रांसफर डीएनए के नाम से जानते हैं। और ट्रांसफर डीएनए के पास आपको क्या-क्या पार्ट दिखाई दे रहा है? नंबर पहला आपका यहाँ पे ओपाइन्स है, नंबर दूसरा आपका यहाँ पे साइटोकाइन्स है, ऑक्सीन है और नंबर तीसरा आपका क्या यहाँ पे साइटोकाइन्स है। यही 3 पार्ट इसके पास क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद आपका रिमेनिंग जो पार्ट है वो विरजिन होता है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं और ओपाइन्स को कैटाबोलाइज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं उनको उनके एन्कोड करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर था टीआई प्लाज़मिड का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो वीर जीन हैं उनके कौन-कौन से जीन हैं। टी-डीएनए मतलब जब प्लाज़मिड में होगा फिर तो वो एक साथ में रहेंगे, मतलब टी-डीएनए भी उसी का पार्ट है, विरजिन भी उसी का पार्ट है। लेकिन जब टी-डीएनए निकल जाता है तो वहाँ पे आपका विरजिन अलग रहता है और टी-डीएनए अलग रहता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिखाया, ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको दिखा रहा है? टी-डीएनए को दिखा रहा है, यहाँ पे कोई विरजिन नहीं है। विरजिन आपका यहाँ पे है, ये वाला पार्ट है। हुँ। अभी अब हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अभी हम लोग यहाँ पे नेचुरली जो टीआई प्लाज़्मिड पाया जाता है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, राइट? इसको एज़ अ वेक्टर के रूप में जब हम यूज़ करेंगे, तो इसमें हमको मॉडिफ़िकेशंस करना पड़ता है। तो वो मॉडिफ़िकेशंस के टाइम पे हम लोग क्या-क्या करेंगे, यही हमको देखने की बात होती है। उस टीडीएनए में जो ऑक्सीन, साइटोकाइन्स और ओपाइन्स होते हैं, इनका कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उस जीन को पूरा हटा देते हैं और उसी पार्ट में अपने डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं और ऐसा करके आप अपनी क्लोनिंग के लिए एज़ अ वेक्टर आप इसको यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं किया जा रहा है। अभी आप यहाँ पे एज़ अ वेक्टर के रूप में नहीं पढ़ रही हैं, अभी पढ़ रही हैं टीआई प्लाज़मिड को कि टीआई प्लाज़मिड क्या है, कौन-कौन से उसके पार्ट हैं, कैसे वो डिज़ीज़ को कॉज़ करता है और क्यों उसको आप नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं हुआ है, कोई भी जीन का इंसर्शन, डिलीशंस या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी नॉर्मल जो टीआई प्लाज़मिड पाया जाता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और सवाल आपके यहीं से आते हैं। जब एज़ अ वेक्टर के रूप में यूज़ करेंगे, अभी आएगा आगे को-इंटीग्रेटेड वेक्टर और बाइनरी वेक्टर जो कि टीआई प्लाज़मिड के बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या मैनिपुलेशंस किया जाएगा, ये हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है वंदना? ओके अभी टीआई प्लाज़मिड में किसी को कुछ डाउट है या आगे बढ़ें? आगे चलें? ओके, सब लोग भी बोलते रहें, अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा घौस-पौस हो रही है या फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो वो पूछ सकते हैं। वैसे होपफुली आप लोगों को ये टीआई प्लाज़मिड के स्ट्रक्चर्स में या टीआई प्लाज़मिड के बारे में जो चीज़ बताई गई, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ बहुत टिपिकल सा नहीं है, नॉर्मल ही है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि कौन-कौन से वीर जीन हैं और उनके क्या-क्या फंक्शंस परफ़ॉर्म किए जाते हैं उनके द्वारा और इनके फंक्शन से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो नंबर पहला आपका आता है वीर ए जीन और ये आपका एक ऐसे प्रोटीन्स को क्या करता है, कोड करता है जो कि आपके जो फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं दैट इज़ एसिटोसिरिंजोन और हाइड्रॉक्सी एस्टोसिरिंजीन उनके लिए एज़ अ रिसेप्टर का क्या करता है, काम करता है। तो फिर ये जो जीन होते हैं वो एक रिसेप्टर प्रोटीन बनाती है और ये रिसेप्टर प्रोटीन्स बेसिकली आपका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है मीन्स एस्टोसिरिंजीन ये एज़ अ सिग्नल का काम करता है। इसके लिए क्या करता है, ये बाइंडिंग के लिए काम करेगा। तो फिर ये जीन का काम क्या हो गया कि आपका जो सेल्स होता है दैट दैट मीन्स उसका सरफेस पे पाए जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स को बनाता है जिस पे कि आकर के आपका प्लांट की बॉडी से निकला हुआ फेनोलिक जो कंपाउंड है एसिटोसिरिंजोन, वो जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो एक रिसेप्टर के रूप में क्या करता है, काम करता है। दूसरा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वीर बी जीन। ये एक ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन की कैटेगरी में आती है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन बेसिकली कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब आप देखेंगे कि जब बैक्टीरिया से आपका ये टी-डीएनए निकल करके प्लांट की बॉडी में जा रहा होता है, तो वहाँ पे बेसिकली एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरियल सेल्स का और प्लांट सेल्स के बीच में। तो वो ट्यूब को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो प्रोटीन्स कौन कोड करेगा दैट इज़ द Vir-B जीन। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विरसीजीन, ये इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है और आपको अच्छे तरीके से पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में
हेलिकेज एक्टिविटी की ज़रूरत क्यों होती है? तो जिन लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ज़रा मुझे बताने का कष्ट करें कि हेलिकेज का एक्टिविटी का मतलब क्या है? कैसे? हाँ, आपके जो भी डीएनए के स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, उनको क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और जिसकी वजह से उनकी क्या होती है अनवाइंडिंग होती है। और इस अनवाइंडिंग के वजह से रेस्ट ऑफ द जो पार्ट होते हैं आपके डीएनए पे, उन पे क्या होती है टेंशन क्रिएट हो जाती है, राइट? मतलब उनकी जो हेलिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जैसे उनकी जो सुपर कॉइलिंग होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करके नॉर्मल करने के लिए कौन-सा एंजाइम आता है? वेरी गुड। तो वो एक्टिविटी किसके पास है? विरिडी जीन के पास। तो टोपोआइसोमेरेज़ एक्टिविटी क्या करता है? सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स बना कर के रखने में काम करेगा। और सुपर कॉइलिंग बढ़ा क्यों? क्योंकि जब आपने हेलिकेज एक्टिविटी को दिया, तो हेलिकेज एक्टिविटी की वजह से जो आपके डीएनए की स्ट्रैंड थी, वो क्या हुई? ऐसे ओपन होना शुरू हो गई। जैसे सपोज़ कीजिए कि 2 अगर आपके पास रस्सी है और दोनों रस्सियाँ क्या हैं, आपस में ऐसे रैप की हुई हैं, राइट? मान लीजिए इस तरीके से आपका थ्रेड है। और आपने क्या किया इसको खींचना शुरू किया मतलब आप इसको पुल कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप पुल करेंगे तो इधर की तरफ क्या होगा टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट पे। तो इसी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज़ और उस टेंशन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बोलते क्या हैं दैट इज़ द सुपर कॉइलिंग राइट। तो फिर सी जीन के पास क्या होगा हेलिकेज एक्टिविटी होगा और फिर डी जीन के पास क्या होगा टोपोआइसोमेरेज एक्टिविटी होगा। इसके बाद फिर ई जीन आता है जिसके पास एसएसबी प्रोटीन की एक्टिविटी होती है। ये एसएसबी क्या है? वेरी गुड। तो बेसिकली जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू होता है, जहाँ कहीं पे भी आपके डीएनए ऐसे ओपन हो जाते हैं, तो इन डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्ट्रेंथ देने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये डीएनए का स्ट्रैंड डीस्टेबलाइज़ ना हो और आकर के फिर से पेयरिंग ना कर ले। तो उस प्रोटीन के तरीके से काम करने वाला जो आपका जीन है, वो कौन-सा है? व्हीर-ई। तो व्हीर-ई एक ऐसा जीन है जो कि प्रोटीन्स बनाता है, जो कि प्रोटीन का नेचर कैसा होगा? एसएसबी मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके? तो इन जीन के फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखिए 4 से 6 बार और उसको याद रखिए। ये मैंने सीक्वेंस में ही लगाए हुए हैं ताकि आपको याद अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए रेप्लिकेशंस के प्रोसेस को पढ़े हुए हैं, तो ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। पहले हेलिकेज एक्टिविटी होती है, फिर इसके बाद टोपोआइसोमेरेज़ आता है, फिर इसके बाद एसएसबी प्रोटीन आती है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑर्डर वाइज़ के बेसिस पे और आप इसको कॉपी पे अच्छे से लिख-लिख करके याद करेंगे। इसके बाद आपका आता है वीर-जी प्रोटीन और इस वीर-जी प्रोटीन को मास्टर कंट्रोलर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसके पास डीएनए से बाइंड करने की एबिलिटी होती है। मास्टर कंट्रोलर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अब आप आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब आपका फेनोलिक कंपाउंड जाकर के वीर-ए प्रोटीन से बाइंड करता है ना, तो ये वीर-ए प्रोटीन आकर के सबसे पहले किसको एक्टिवेट करता है? वीर-जी प्रोटीन्स को, इसको। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। मतलब ये व्हीर-ए जो प्रोटीन होता है इसके पास ऑटो फॉस्फोराइलेशंस की एक्टिविटी होती है, मतलब ये परफ़ॉर्म करता है और जैसे ही ऑटो फॉस्फोराइलेशंस का होता है, ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद तुरंत क्या करता है व्हीर जीन को एक्टिवेट करेगा और जब व्हीर जीन आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ द जितने भी ओपेरॉन में पाए जाने वाले जीन हैं, उन सब जीन को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? ये व्हीर जीन। तो दैट इज़ व्हाई आप इसको क्या बोलते हैं? मास्टर कंट्रोलर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो डीएनए से बाइंडिंग करने की इसके पास एफिनिटी होती है, डीएनए से बाइंड कर लेता है और सारे वीर जीन से पाए जाने वाले जितने भी वीर जीन होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? वीर जीन करता है। तो पूरे इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो किसका है? एक तो नंबर पहला आपका वीर ए प्रोटीन का और एक तो नंबर लास्ट जाती है द वीर जी जीन का। अगर ये दोनों प्रोटीन्स में कोई म्यूटेशंस हो जाए या कोई प्रॉब्लम अगर हो जाएगी, तो आपके बाकी जो प्रोटीन्स होंगे वो काम सही से नहीं कर पाएँगे। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हीर ए प्रोटीन क्या है रिसेप्टर है। अगर रिसेप्टर में ही कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फेनोलिक कंपाउंड बाइंड नहीं करेगा और फेनोलिक कंपाउंड अगर बाइंड करेगा नहीं तो आपका व्हीर जो जीन होगा वो एक्टिवेट होगा नहीं और व्हीर जीन अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो बेसिकली टीडीएनए का ऑक्सीजन होगा नहीं और टीडीएनए अगर वहाँ से निकलेगा नहीं तो क्राउन गॉल डिजीज़ भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए रिसेप्टर में कोई दिक्कत नहीं भी होता है, अगर आपके विरजी वाले जीन में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है,
तो जब तक आपका वीर-जी जीन एक्टिव नहीं होगा, तो उसके एक्टिव ना होने की वजह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द जीन्स पाए जाते हैं वायरुलेंस वाले में मीन्स वीर वाले प्रोटीन वीर वाले सीक्वेंस में, वो सारे के सारे प्रोटीन्स आपके एक्टिव नहीं होंगे। और अगर वो एक्टिव ही नहीं होंगे, तो टी-डीएनए का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं और टी-डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो बेसिकली आपका क्राउन गॉल डिजीज़ नहीं होगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सवाल अब ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बनता है। कि पूरा आपका जो टी-डीएनए का ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र होने की जो फिनोमिना है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है? कौन से जीन में अगर म्यूटेशंस करा दिया जाए, तो आपका पूरा का पूरा टी-डीएनए की प्रोसेस क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी या क्राउन गॉल डिज़ीज़ नहीं होगा। तो आप याद रखिए कि सारे जीन्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की अगर आपकी बात की जाएगी, तो आप उन जीन को कैच करते हैं, जिनसे इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो अगर पहला ही स्टेप आपका बंद कर दिया जाएगा, तो बाकी हेलिकेज़, टोपोइसोमरेज़ या फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये सब रह के भी क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जितने भी आपके वैलेंस प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले है, वो आपका वीर ए और वीर जी का है। ऐसा क्यों? ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी आपका जो सेल्स है, वो क्राउन गॉल से मतलब डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो उस सेल्स की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स के कंपैरिज़न में कैसे डिफ़र होती है, यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। और पूछे भी गए हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्राउन गॉल सेल्स मीन्स व्हाट कि अगर जब कोई सेल्स उस टीआई प्लाज़्मिड के टी-डीएनए से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो उस प्लांट सेल्स को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल सेल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल प्लांट का सेल्स और क्राउन गॉल सेल्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस आता है, इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगर आपसे मैं सिंपली पूछूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी कल्चर मीडिया में मान लीजिए आप प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, राइट? और आपके पास यहाँ पे मीडिया है और अगर आप यहाँ पे कोई भी प्लांट के सेल्स को ला करके ग्रो कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ये प्लांट सेल्स है और यहाँ पे आपके पास कल्चर मीडिया है, आप यहाँ पे ग्रो कराना चाहते हैं प्लांट सेल्स को, तो क्या इस प्लांट सेल्स को ग्रो कराने के लिए बाहर से आपको न्यूट्रिएंट मीडिया देने की ज़रूरत पड़ेगी या उसमें विदाउट न्यूट्रिएंट मीडिया का ग्रो कर जाएगा? देना पड़ेगा, राइट? और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए आप उनके सेल डिवीज़न को हैम्पर करने के लिए या उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस को भी बाहर से देने की ज़रूरत पड़ेगी या खुद से वो ग्रोथ करते रहेंगे, राइट? तो नॉर्मल जो प्लांट आपके होते हैं, उन प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए अगर आप कल्चर मीडिया में करा रहे हैं, तो उनको हमको बाहर से सप्लीमेंट के फॉर्म में हार्मोन्स देना पड़ता है, मीन्स उनको ग्रोथ मीडिया देना पड़ता है, राइट? ये नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो क्राउन गॉल डिजीज़ वाले सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्राउन गॉल जो सेल्स होगा, वो कैपेबल होता है ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया में ऑन द ग्रोथ रेगुलेटरी फ्री मीडिया मतलब ऐसे मीडिया पे भी वो सर्वाइव कर पाता है, ग्रोथ कर पाता है, जहाँ पे उस मीडिया में कोई भी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले कंपोनेंट नहीं डाले गए हैं। लाइक एज़ ऑक्सीन, साइटोकाइन, कार्बन का सोर्स, नाइट्रोजन का सोर्स अगर ये सारे कंपोनेंट वहाँ पे नहीं भी हैं, तो भी बड़े आसानी से वो ग्रोथ कर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास टी-डीएनए है और टी-डीएनए के पास क्या होता है, ऑक्सीन, साइटोकाइन्स एंड ओपाइन्स जो कि कार्बन और नाइट्रोजन का क्या करता है, सोर्स प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मल सेल्स में ये कैसे डिफ़र हुआ? नॉर्मल सेल्स को ग्रो कराने के लिए आपको हार्मोन्स देना पड़ता है, आपको वहाँ पे केमिकल क्या मीडिया देने पड़ते हैं, जबकि आपके जो क्राउन गॉल वाले सेल्स होंगे, इन सेल्स को ग्रो कराने के लिए कोई भी आपको रेगुलेटरी सब्सटेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा गया है कि क्राउन गॉल सेल्स सिंथेसाइज़ यूनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कॉल्ड ओपाइन्स, व्हिच आर नाइदर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल प्लांट सेल्स नॉर यूटिलाइज्ड बाय देम। ये जो ओपाइन्स होते हैं, ये ओपाइन्स बेसिकली नॉर्मल कोई भी प्लांट जो सेल्स होगा, उसमें ना तो ये बनते हैं और ना ही उनके द्वारा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई आपका टी-डीएनए से इन्फेक्टेड प्लांट का सेल्स होगा, जिसको आप क्राउन गॉल सेल्स के नाम से जानते हैं, उस सेल्स में आपको ओपाइन्स का कंपाउंड मिलेगा और इस बात का इंडिकेशन होता है कि हाँ, यहाँ पे टी-डीएनए का इन्फेक्शन हुआ है।
तो नॉर्मल जो सेल्स होती हैं वहाँ पे आपका कोई भी ओपाइन्स नहीं होते हैं। ओपाइन्स कई कैटेगरी के हो सकते हैं, अलग-अलग जो बैक्टीरिया होती है अलग-अलग काइंड के ओपाइन्स बनाता है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, राइट? हालाँकि यहाँ पे आपको दिया जाता है कि ऑक्टापाइन्स एंड नोपालाइन्स, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सवाल आपसे बनता है कि टीआई प्लाज्मा के द्वारा कौन-कौन से आपके ओपाइन्स बनाए जा सकते हैं। तो ऑक्टापाइन्स एंड नोपालाइन्स, ये 2 आपके ओपाइन्स की कैटेगरी वन एग्ज़ाम्पल हैं और जो कि टीआई प्लाज्मा के थ्रू क्या करते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसी भी एक बैक्टीरियल स्ट्रेन के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोई सिंगल काइंड का ओपाइन्स क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाता है और उसके द्वारा क्या किया जाएगा, कैटाबॉलाइज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बैक्टीरिया की स्ट्रेन कई सारे डिफरेंट टाइप्स के ओपाइन्स को बना पाए, ऐसा नहीं है। द बैक्टीरियल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ओनली वन काइंड ऑफ ओपाइन्स एंड कैटाबॉलाइज़ ओनली दैट। तो एक काइंड का आपका क्या करेगा, ओपाइन्स बनाएगा और उसको वो कैटाबॉलाइज़ कर सकता है। राइट? तो आपने यहाँ पे देखा कि क्राउन गॉल से मतलब टीडीएनए से इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट होता है आपका क्राउन गॉल सेल्स जो कि टीडीएनए से क्या है, इन्फेक्टेड होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वीर जीन कि आपका जो ये वीर जीन है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ है, किस तरीके से अरेंज्ड है। ओके? सो जीन प्रेजेंट इन टीडीएनए इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टीडीएनए ट्रांसफर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जब भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपसे बनता है कि टीडीएनए जो कि ट्रांसफर डीएनए के नाम से जाना जाता है, क्या उस टीडीएनए के पास ऐसे जीन्स या ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि अच्छा ये ट्रांसफर हो रहा है और इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, मतलब ये खुद से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जीन ऐसा होना चाहिए, जो कि इसके ट्रांसफ़र के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कीप इन माइंड टीडीएनए को ट्रांसफ़र होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन है? विर जीन है। कौन जीन है? विर जीन है। और आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि विर जीन का जो लोकेशन है वो टीडीएनए में नहीं है। टीडीएनए में क्या है? कौन-कौन से पार्ट हैं? वेरी गुड। और ये तीनों जो जीन हैं, क्या इन तीनों जीन का ट्रांसफ़र करने में कोई रोल है? तो एकदम श्योरली क्लियर हो गया आपका कि टीडीएनए के पास ऐसा कोई भी जीन्स नहीं होता है, जो कि टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए जो जीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो कौन-सा जीन है? विर जीन है और विर जीन टीडीएनए का पार्ट नहीं है। विर जीन टीआई प्लाज़मिड का दूसरा सेगमेंट है, दूसरे जगह पे पाया जाता है। सो जीन प्रेज़ेंट इन टीडीएनए इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टीडीएनए ट्रांसफ़र। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखिए। The genes of a virgin region are not transcribed themselves, they only induce the transfer of tDNA। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो virgin रीजन में पाए जाने वाले जो जीन्स होते हैं, वो खुद से ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंड्यूस करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए को करने के लिए। खुद से ट्रांसक्राइब्ड होने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरियल सेल्स में अगर वो है नॉर्मल कंडीशंस में, तो वहाँ पे उनका ट्रांसक्रिप्शंस नहीं होगा। कब होगा ट्रांसक्रिप्शंस? जब प्लांट की बॉडी से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम क्या है? सिटोसिरेंजोन, राइट? जो कि फिनोलिक, हाँ, फेनोलिक कंपाउंड। ये कंपाउंड एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है, एज अ एक्टिवेटर का काम करता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ विर जीन। तो विर जीन खुद से एक्टिवेट नहीं होते हैं, खुद से ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं, ये इंड्यूस करते हैं ट्रांसफर ऑफ डीएनए को तब जब इन पे कोई आकर के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन से हैं? फिनोलिक कंपाउंड, जो कि आता कहाँ से? आपका प्लांट के वुंडेड वाले पार्ट से, मीन्स इन्फेक्टेड वाले पार्ट से। Only 25 base pair direct repeat left and right border of tDNA is essential for transfer। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। टीडीएनए के दोनों साइड्स में आपने देखा था लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर जो कि 25 बेस पेयर का होता है और ये जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं वो ट्रांसफर में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब व्हाट? ये जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं ना, इन्हीं सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज़ करता है आपका कौन? हेलिकेज एक्टिविटी, मतलब इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो, और टोपोआइसोमरेज वाले होते हैं वो, वहीं से जाकर के आपका क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करना, मतलब रेप्लिकेशन करना शुरू करता है। तो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर
आपका टी-डीएनए के मतलब जो टी-डीएनए होता है उसके दोनों एंड पे, एक एंड पे आपका लेफ्ट बॉर्डर, एक एंड पे आपका राइट बॉर्डर, जो कि 25-25 बेस पेयर के होते हैं। ये उस टी-डीएनए को ट्रांसफ़र करने में क्या करता है, हेल्प होता है, मीन्स ज़रूरी होता है। अगर आप उसको निकाल देते हैं तो शायद मेरे ख़्याल से उसका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन मीन्स जो रिकॉग्निशंस हो रही है प्रोटीन्स की, वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएँगे और आगे की जो प्रोसेस होगी वो परफ़ॉर्म नहीं हो पाएगी। ये 25 बेस पेयर बार-बार यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेंशन करिए। ये एग्ज़ाम में आपके सवाल पूछा गया है कि लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर का जो नंबर ऑफ बेस होता है वो कितने बेस पेयर का होता है। सो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि व्हिच जीन मीडिएटेड द ट्रांसफर ऑफ टी-डीएनए इंटो द प्लांट सेल्स। तो आपके जो व्हिच जीन होते हैं वो हेल्प करता है टी-डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, कहाँ पे, प्लांट सेल्स में। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये मान लीजिए आपका टी-आई प्लाज़्मिड है टोटल, और इस टी-आई प्लाज़्मिड का ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, आपका व्हिच जीन है। रेड वाला पार्ट आपको जो दिखाया जा रहा है, और बाकी आपके लेफ्ट राइट बॉर्डर आपका ये क्या है, लेफ्ट बॉर्डर यहाँ से यहाँ पर वाला पार्ट आपका क्या होगा, टी-डीएनए, जहाँ पे आपके 3 पार्ट होंगे, एक आपका ओपाइन होगा, एक आपका ऑक्सिन होगा, एक आपका साइटोकाइन्स होगा। तो ये जो वीर जीन है ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशंस होता है। तो वीर जो जीन होते हैं, इनमें ये इस तरीके से एज़ अ क्लस्टर या ओपेरॉन के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दैट इज़ व्हाई आप इनको ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वीर ए जीन है, फिर इसके बाद वीर बी जीन है, फिर वीर सी है, फिर डी1 है, फिर डी2 है, डी4 है, ई1 है, ई2 है, जी है। ये इस तरीके से क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। आपका जो वीर ए जो जीन होता है, वो एक ऐसे प्रोटीन्स को बनाता है जो कि एज़ अ रिसेप्टर का क्या करता है, काम करता है। कहाँ पे? बैक्टीरियल सेल्स पे। बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस पे एज़ अ रिसेप्टर का क्या करेगा, ये काम करेगा। और ये रिसेप्टर किसके लिए काम आता है? जो आपके फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं प्लांट की बॉडी से, इनको बाइंड करने के लिए काम करता है। जैसे ही आपका ये वीर जीन से बाइंड करके आएगा, यहाँ पे काम करेगा, ये वाली जो जीन होती है, वीर जीन जो होती है, वो एक्टिव हो जाती है। और जब ये वीर जीन आपकी एक्टिव होती है, तो रेस्ट ऑफ द जो बचे हुए आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो जीन्स होते हैं, ये सारे जीन को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? आपका वीर जी जीन। तो ये वीर ए और वीर जी, ये 2 जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टी-डीएनए के एक्टिवेशंस के लिए या टी-डीएनए के डिसआर्मिंग के लिए, राइट? तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे टी-आई प्लाज़्मिड में जो आपके डिफरेंट टाइप्स के वीर जीन हैं, मीन्स वायलेंस जो जीन हैं, उनका ऑर्गेनाइज़ेशंस कैसे होता है और उनको लेकर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या-क्या है। ये सारे जो बुलेट पॉइंट है ना, ये आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस बनते हैं। अभी आप इसको हो सकता है कि बहुत हल्के में समझ रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज़ आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसको नोट्स बनाइएगा। क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो पॉइंट्स है ना, आपके एग्ज़ाम में जब ऑप्शंस बनकर आते हैं तो फिर आपको दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आप इसको अच्छे से समझिए कि टी-डीएनए के पास कोई भी ट्रांसफ़र करने वाला सीक्वेंस नहीं पाया जाता है। और जो आपके लेफ्ट एंड राइट वाले बॉर्डर होते हैं वो टी-डीएनए के ट्रांसफ़र के लिए एसेंशियल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। और वीर जो जीन होता है वो हेल्प करता है टी-डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए बैक्टीरियल सेल्स से प्लांट सेल्स में जाने के लिए। ओके। हाँ जी, बेस पेयर का 25 का? ये वाला? नहीं, नहीं, ये इनका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में है, काम करने का ऑर्डर इनका अलग है। जैसे काम सबसे पहले कौन करेगा? वीर ए करेगा, फिर इसके बाद वीर जी करेगा, राइट? और इसके बाद फिर आपके सारे जो जीन्स होंगे एक्टिव होंगे, तो जिसमें से कुछ जो जीन्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं आपका डीएनए के रेप्लिकेशंस में, कुछ जो होते हैं वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके ऑर्डर का ये अरेंजमेंट पूछ सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। फंक्शन करने का जो ऑर्डर होगा वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फंक्शंस जिस तरह की ज़रूरत होगा वैसे काम। हाँ, बताइए? ये टाइप्स होते हैं इनके। अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया, फंक्शंस में आपको डी का बताया गया कि डी का जो काम है वो है, इनकी वैराइटीज़ होती हैं, मतलब अलग-अलग होते हैं, काम इनका वही होता है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो नंबर ऑफ जीन है वो दिखाया जा रहा है कि कौन-कौन से जीन होते हैं। डी1, डी2, डी4 का जो फंक्शंस है वो स्पेसिफाइड नहीं है। उनके डी के नाम से उनको दिया था कि हाँ, फिर जो डी जो डी जीन होती है वो ये काम करता है, राइट? तो ये आपको जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मतलब नंबर जो दिखाए गए हैं, वो आपको इनके जो टोटल नंबर ऑफ जीन है उनका नेम दिखाया गया है, जबकि इसके पहले वाले जो फंक्शंस वाले स्लाइड में आपको बताया मैंने, वहाँ पे एक-एक जो जीन है उनके फंक्शंस को बताया गया, ना कि उनके सब टाइप्स के। आपके एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा जाता है वो ऐसे डी, ए, बी, सी इस तरीके से करके दिया जाता है। डी1, डी2, डी3 इस तरीके से नहीं रहेगा।
और जिनके स्पेसिफाइड है जैसे ई2 का स्पेसिफाइड है, तो ई2 का आपको फ़ंक्शन दिखेगा यहाँ पे आगे चल कर के कि हाँ, ई2 क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करता है। तो जिनके स्पेसिफाइड फ़ंक्शन हैं, वो आपको आगे भी दिखेंगे। जिनके नहीं हैं, उनके सिर्फ़ आप नाम जानते रहिए कि हाँ, ये वाले नाम आपके होते हैं। कभी-कभी होता क्या है कि जैसे आपने हिस्टोन प्रोटीन अगर पढ़ा हुआ है, तो हिस्टोन प्रोटीन का भी आपका टाइप होता है ना कि एच1 प्रोटीन होती है, एच2 होता है, एच2एबी होता है, इस तरीके से। तो कभी-कभी आपको ये इनके सब टाइप देख कर के पूछता है कि कौन-सा सब टाइप विरजिन नहीं होता है। तो आप वहाँ उसके लिए आपको ये सवाल यहाँ से बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि हाँ D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, तो इनमें से कौन-सा सब टाइप आपका जो है वीरजिन नहीं पाया जाता, तो आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे! ये तो सारा मैंने पढ़ा ही था, कौन-सा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रही हैं कि सिर्फ़ आपका वीर ए है, वीर 2 है और वीर 4 है, वीर 3 यहाँ पे गायब है। तो इस तरीके से जब आपके ऑप्शंस में ये आएगा, तो उसके लिए आपका काम ये करेगा, जबकि फंक्शंस के बारे में जब आएगा, तो फंक्शंस के लिए मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में जो बताया है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वीर डी जीन क्या करता है, वीर सी प्रोटीन्स क्या करता है, वीर ई प्रोटीन्स क्या करता है, उनके फंक्शन को आप याद रखिए। ठीक है अवनीत, आगे बढ़ें। और भी कुछ डाउट है अभी आपको? ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो टीडीएनए है उसके कौन-कौन से पार्ट हैं और उनका क्या ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो आपके लेफ्ट बॉर्डर हैं, यहाँ पर आपका 25 बेस पेयर होगा, जैसा कि आपको पहले ही बताया मैंने, 25 बेस पेयर आपके यहाँ पे होंगे और इसके बाद आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका ये वाला बॉर्डर होगा, ये भी आपके 25 बेस पेयर होंगे और ये 25 बेस पेयर दोनों आपके क्या होंगे, टीडीएनए के ट्रांसफर में क्या करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी आपका यहाँ पे कुछ इसके पार्ट हैं, इंडोल एसिटिक एसिड H है, इंडोल एसिटिक एसिड M है, IPT है और इसके बाद TML है, NOS है, ये सारे इनके पार्ट हैं। इनका क्या-क्या रोल होगा, क्या-क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे आपको ऊपर एक एरो लिगा लगा हुआ है जो कि दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस का कि ये जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज़ होंगे मीन्स बनेंगे, जबकि ये वाले जो प्रोटीन्स हैं आपके इस डायरेक्शन से बनते हैं। तो कभी-कभी आपसे ये ऐसे फिगर दे करके अगर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक बनाता है तो फिगर दे करके आपसे पूछेगा कि कौन-सा डायरेक्शन सही है किस वाले जीन्स के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके इस टीडीएनए के ऑर्गेनाइज़ेशंस में सारे के सारे जो जीन्स हैं वो आपके फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जा रहे हैं। मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन एक आपका जो जीन है वो इनवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिपीट मीन्स ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, दैट मीन्स दिस वन। तो इसको थोड़ा-सा आपको ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये IIAS क्या है या IAAM क्या है, IPT क्या है, TML क्या है, ये सारे जो पार्ट हैं, उनका क्या रोल होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड H जो है वो एक ऐसे प्रोटीन्स को कोड करता है जो कि बनाता है एक एंजाइम इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज, राइट? और IAAM जो है वो बनाता है ट्रिप्टोफैन 2 मोनोऑक्सीजिनेज और ये दोनों ही एंजाइम मिल करके क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन से अमीनो एसिड को उसको ट्रिप्टोफैन जो होता है वो प्रिकर्सर होता है किसका, दैट इज़ ऑक्सीन का, मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड का। तो ये दोनों ही एंजाइम मिल करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीन बनाते हैं। किससे? ट्रिप्टोफैन से। तो ट्रिप्टोफैन क्या है आपका, प्रिकर्सर होता है किसको बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो इस ट्रिप्टोफैन से ऑक्सीजन को बनाने के लिए 2 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोलेज का और मोनोऑक्सीजिनेज का, और ये दोनों ही एंजाइम आपके इस वाले पार्ट से क्या किए जाते हैं, कोड किए जाते हैं। TMS का मतलब होता है ट्यूमर विद सूट, और ये दोनों आपके पार्ट मिल करके ये बनाते हैं कि जब आपका ये वाले आपके दोनों जो एंजाइम्स हैं अगर ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाते हैं तो सूट में क्या होगा, आपका ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है जिसको आप क्राउन गॉल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो चूँकि अल्टीमेटली ये दोनों एंजाइम्स मिलकर क्या बनाएँगे, ऑक्सिन बनाएँगे, और ऑक्सिन जो होता है वही आपका क्या करता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी वजह से आपका ट्यूमर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो TMS का मतलब होता है ट्यूमर विद सूट, और इनसे दोनों आपके आ जाते हैं IAAH, जहाँ पे IA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि आपका एक ऑक्सिन का क्या है, टाइप होता है, मीन्स ऑक्सिन हार्मोन्स का। और इसके बाद यहाँ पे M और S जो है उनके नाम दिए गए हैं इस तरीके से इनके कोड करने वाले के लिए। नेक्स्ट आपका है IPT जो कि एक एंजाइम को बनाता है, इसका नाम है आइसोपेंटासिल ट्रांसफरेज, और ये आपका क्या करता है, साइटोकाइन्स के बायोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साइटोकाइन्स भी आपका क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स होता है, और इस ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से भी आपकी हेल्प का मतलब बनाता क्या है आपका, क्राउन गॉल डिजीज़। तो ये ग्रोथ हार्मोन आपका ये भी है, ऑक्सिन भी क्या आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स है। फिर इसके बाद आपका आता है TML, जिसको आप बोलते हैं लार्ज ट्यूमर लोकस, जहाँ पे
बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ होती है और ट्यूमर का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। दूसरा आपका आता है नेक्स्ट आपका एनओएस इनकोड नोपालाइन बायोसिंथेसिस। नोपालाइन क्या है आपका एक ओपाइंस का कैटेगरी होती है मीन्स टाइप होता है और इसकी वजह से सेल्स को अच्छे तरीके से नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स क्या होता है मिल पाता है। तो ये आपका पूरा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए के टीडीएनए के क्या-क्या आपके पार्ट होते हैं, कौन-कौन से पार्ट किस-किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। ये फिगर बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये फिगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है कि इनके कौन-कौन से पार्ट से क्या-क्या चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन दोनों को मिला कर के आपको यहाँ पे टीएमएस बनाया गया है जो कि आपका कॉज़ क्या करेगा दैट इज़ अ ट्यूमर विद अ सूट। सूट में क्या करता है ट्यूमर कॉज़ करता है और आपके ये वाले जो पार्ट होते हैं वो साइटोकाइन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईपीटी और टीएमएल जो होता है वो लार्ज ट्यूमर लोकस होता है और एनएस जो होता है आपका ओपाइंस के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका क्या होगा ओपाइंस के लिए होगा और ये आपका क्या होगा साइटोकाइन्स के लिए होगा और ये किसके लिए होगा दैट इज़ द ऑक्सिन के लिए होगा। तो इस तरीके से भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीडीएनए क्या है ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि आपका किस तरीके से टीडीएनए का ट्रांसफर हो रहा है बैक्टीरियल सेल्स से एज वेल एज उसका इंटीग्रेशन हो रहा है प्लांट के सेल्स में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये फिगर के हेल्प से देख लेते हैं। फिगर मैंने ड्रॉ किया आपके लिए समझाने के लिए कि नॉर्मल कंडीशंस पे आप यहाँ से समझिए ये आपका पूरा प्लांट सेल्स है और ये वाले जो आपको रेड वाले दिखाई दे रहे हैं ये आपका इनका प्लांट का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला एरिया आपका कैसा है इंजर्ड एरिया है और इस जिसको आप वुंडेड साइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस इंजर्ड एरिया से आपका क्या निकल रहा है सिक्रेट कर रहा है फिनोलिक कंपाउंड जिसका नाम है आपका एस्टोसिरिंजिन्स और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टोसिरिंजिन्स। ये दोनों आपके क्या हैं फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स है ये सीक्रेट आउट होकर के कहाँ पे जाता है। ये एक्चुअली मैंने इतना डिस्टेंस पे आपको दिखाया है लेकिन बेसिकली ये होते क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो ये आपका फिनोलिक जो कंपाउंड है वो जा करके क्या करता है बैक्टीरियल सेल्स में इंटर करेगा और इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे क्या होता है वीर जीन को क्या करेगा एक्टिव करेगा। तो जैसे ही आपका ये वीर जीन एक्टिव होगा तो वीर जीन के एक्टिव होने के बाद आपका ये जो लेफ्ट एंड राइट का जो बॉर्डर होता है यहाँ से एक्साइज हो जाता है और यहाँ से निकलने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाई दे रहा है लेकिन ट्रांसफर जो होता है आपका कौन सा होगा दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो एक जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है वो डिग्रेड की जाती है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपका यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बाइंड किए रहते हैं जिसको आप सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं और जो काम कौन करता है आपका वीर ई2 करता है। तो यहाँ से आपका ये डीएनए और बाकी आपका ये जो बैक्टीरियल सेल्स है और ये आपका जो प्लांट सेल्स होता है इन दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए आपका इस बैक्टीरियल सेल्स का जो मेन क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम्स के प्रोटीन्स क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे CHVB जो लिखा गया है इसका मतलब यही होता है मेन क्रोमोसोम का वी प्रोटीन है। ये भी आपका मेन क्रोमोसोम का वी प्रोटीन है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर वाला ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है जिसके हेल्प से इस बैक्टीरियल सेल्स से मीन्स बैक्टीरियल सेल्स से जो टीडीएनए वो निकल करके आपका मूव करके कहाँ पे जाता है प्लांट सेल्स के पास। तो यहाँ से आपका मूव करता हुआ आएगा और इसके बाद आपका ये जो न्यूक्लियस के में पोर पाए जाते हैं इस पोर से आपका ये एंट्री कर जाता है और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस होती है और इस रिकॉम्बिनेशंस को एक अलग से टर्म दिया जाता है। इसको आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एलिजिटिमेट टाइप के रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। ये कभी-कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेलिंग मैं आपको बोल दे रहा हूँ थोड़ा सा शायद दिख नहीं पा रहा होगा आपको ILLEGITIMAT राइट। एलिजिमेट टाइप का रिकॉम्बिनेशंस होता है जहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो जाकर के इनकॉर्पोरेट करता है प्लांट सेल्स के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ में जाकर के इनकॉर्पोरेट करेगा और इसके इनकॉर्पोरेशंस होने के बाद अब आपका यहाँ पे क्या बनेगा इसका रेप्लिकेशंस होगा। रेप्लिकेशंस होने के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन होकर के क्या बनता है एमआरएनए और इस एमआरएनए से आपका फिर क्या बन जाता है यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं और वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपका होता कौन सा है फाइटो हार्मोन्स जिसकी वजह से इनके ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से आपका फिर यहाँ पे क्या होगा क्राउन गॉल डिजीज आपका होना शुरू हो जाता है। मीन्स ओवर प्रोडक्शन जब होगा तो पूरा का पूरा आपका जो सेल्स होता है वो ओवर ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है अब ग्रोथ कर जाती है जिसकी वजह से पूरा आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पिक्चर है आपको ये दिखा रहा है कि कैसे प्लांट सेल्स से आपका जो फिनोलिक कंपाउंड है वो सीक्रेट आउट हो रहा है और उसके सीक्रेशंस होने की वजह से
बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाने वाले जो प्लाज़्मिड हैं, उनका टीडीएनए कैसे निकल रहा है और वो टीडीएनए किस तरीके से वहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स से ट्रांसफ़र होकर के प्लांट सेल्स में आ रहा है और उस प्लांट सेल्स में आने के बाद जब उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का इंटीग्रेशन प्लांट सेल्स के जीनोम के साथ में हो जाता है, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस होना शुरू होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका एमआरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं और वो प्रोटीन जो बनता है वो कौन सा, दैट इज़ द ऑक्जीन्स एंड साइटोकाइन्स, और इनकी वजह से प्लांट की बॉडी में थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा साइटोकाइन्स और ऑक्जीन्स का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट अब नॉर्मल ग्रोथ करना शुरू कर देता है। तो जहाँ कहीं पे भी आपकी इंजरी हुई रहती है, उस एरिया का पूरा प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से क्राउन गॉल डिजीज़ क्या है वो हो जाता है। तो पिक्चर को पहले आराम से आप देख लीजिए, जहाँ कहीं पे भी इसके प्रोसेस को समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, वो आप उसको पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, बताइए। पूछिए, पूछिए। नहीं, नहीं, सीक्वेंस नहीं है, ये आपको ये बताया जा रहा है कि जब आपका फेनोलिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ये फेनोलिक कंपाउंड आपका जाकर के विरजिन पे जब काम करता है, एक्टिवेट करता है, तो उसमें से डी2 जो प्रोटीन है, मतलब डी2 वाला जो प्रोटीन है, वो राइट बॉर्डर पे जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। ये आपको दिखाया जा रहा है। अभी आप आगे देखेंगे और डिटेल में मैकेनिज़्म। अच्छा, ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? ज़ूम कर दें क्या? 1 मिनट। अरे! ये क्या हो गया? चलिए, अब दिखाई देगा शायद। अब कुछ दिख रहा है? पहले 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 एक-एक पार्ट को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे नॉर्मल आपका क्या है, प्लांट सेल्स है, ओके। तो प्लांट सेल्स में आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये वाला आपके पार्ट कैसे हैं, वुंडेड वाले हैं, मतलब ये आपका जो एरिया ये वाला है, यहाँ पे आपका कोई इंजरी लगी हुई है, चोट लगा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, फिनोलिक कंपाउंड को सीक्रेट आउट करता है, राइट? तो सीक्रेशंस होने के बाद आपका, अब आप इधर की तरफ मूव कर जाइए, तो ये जो फिनोलिक कंपाउंड से ये जाते हैं कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल्स के पास। तो बैक्टीरियल सेल्स में आपका ये जो टीआई प्लाज्मिड है, उसका ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको क्या है, ये वीर जीन है, तो ये वीर जीन पे क्या करेगा, एक्टिव करता है। तो यहाँ से कुछ प्रोटीन्स आपका जो कि डी2 है, वो आकर के यहाँ पे राइट बॉर्डर पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से आपका इस टीडीएनए का यहाँ से क्या होता है, एक्सीजन होता है। तो इस टीडीएनए का जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, उसका एक स्ट्रैंड जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है, एक स्ट्रैंड आपकी क्या होती है, यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, और ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपका इस बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम जो होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये फॉर्म किया जाता है। साथ-साथ आपका ये जो टीआई प्लाज़्मिड का जो जीन होता है, वो भी क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनते हैं, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के हेल्प से ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आपका टीडीएनए का पार्ट है, ये टीडीएनए और इसके साथ में यहाँ पे बाइंड किए हुए रहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करते-करते ये आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, जाकर के आपका इस न्यूक्लियस के पोर के थ्रू क्या करता है, एंटर कर जाता है। जहाँ पे ये एंटर करेगा और क्रोमोसोम से जाकर के आपका रिकम्बाइंड होगा, उसे आप बोलते हैं इलिजिटिमेट टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशंस। तो इस टाइप के रिकॉम्बिनेशंस यहाँ पे होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ टीडीएनए एंड प्लांट जीनोम के डीएनए के साथ में। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर जब प्लांट का जीनोम आपका क्या करेगा, ट्रांसक्राइब होगा, तो वहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, और इस एमआरएनए से फिर आपका क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा, और ये जो प्रोटीन्स बनेंगे आपके कौन, साइटोकाइन्स और हार्मो और ऑक्सिन बनते हैं। और ये साइटोकाइन्स और ऑक्सिन का जब लेवल थ्रेशोल्ड वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो अबनॉर्मल ग्रोथ होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट में क्या होता है, आउट ग्रोथ हो जाती है, और उसी आउट ग्रोथ पार्ट को आप क्राउन गॉल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये आपका प्लांट सेल है, ये इसके द्वारा निकलने वाले कंपाउंड हैं, फेनोलिक कंपाउंड, ये आपका पूरा बैक्टीरियल सेल्स है, और बैक्टीरियल सेल से निकलने वाला ये टीडीएनए है, और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है। तो और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ कि जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
बुक में आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से पिक्चोरियल फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली टेक्स्ट को पढ़ कर के, समझ करके उसे पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। वंदना जी, आपको आप हाँ, हाँ। हाँ, अभी अभी हम लोग आएँगे। अभी अभी हम लोग उस पे आएँगे। अभी आप सिर्फ़ इस फ़िगर को देखिए। इस फ़िगर का सिर्फ़ मोटो ये है, ये बताने के लिए कि कैसे आपके प्लांट के बॉडी से, मतलब प्लांट के सेल्स से निकलने वाला फ़िलौनिक कंपाउंड बैक्टीरिया के डीएनए को एक्साइज़ करता है और बैक्टीरिया का टीडीएनए कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर लेवल है, मैकेनिज़्म, उसके जस्ट आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इस फ़िगर से सिर्फ़ अपने दिमाग पे फ़िगर ये बनाइए कि कैसे टीडीएनए बैक्टीरियल सेल्स से ट्रांसफ़र होकर के प्लांट सेल्स में जा रहा है, बस। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो इसके बाकी जो मॉलिक्यूलर फंक्शंस हैं, ये हम लोग अभी आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आपको एक-एक चीज़ का फंक्शन बताया जाएगा। और एज़ इट इज़ फिगर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये टेक्स्ट बुक को पढ़ करके उसे अपने हिसाब से चीज़ें ड्रॉ की गई हैं, दैट इज़ व्हाई आप देख पा रहे हैं कि इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये कहीं कहीं मिलेगा नहीं ऐसे। जी, बिल्कुल, ये चीज़ें आपकी हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इमेज आपको मिलेगा नहीं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ समव्हाट ऐसा मिल जाएगा, बट एग्ज़ैक्टली ऐसा मिलेगा, ये नहीं कह सकता। ओके? सब लोग चले गए हैं। अच्छा, मुझे लगा सब लोग, अच्छा सभी लोग तो प्रेज़ेंट है, बट कोई बोल नहीं रहा। क्या हुआ, सब एकदम बोर हो गए हैं क्या? टीआई प्लाज़मी पढ़ते-पढ़ते? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में मज़ा आ रहा है? भाई, ये सीएसआईआर का सबसे फ़ेवरेट टॉपिक में से एक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा-सा कंसंट्रेट कीजिए। और वैसे तो मुझे लग रहा था कि आज संडे है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, बट ऐसा क्यों लगा मुझे कि हाँ, आप लोग सुस्त हो गए हैं? क्या क्या सिद्धार्थ ने कुछ बोला? हाँ, बताइए सिद्धार्थ। अच्छा, ये डूबना मुझे बड़ा पसंद है। आप लोग अगर इस तरीके से डूबे रहेंगे तो फिर अच्छा ही रहेगा। जल्दी जल्दी ही निकलेंगे फिर इस डूबने वाले फ़ेज़ से। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म फॉर टी-डीएनए ट्रांसफर कि कौन-कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या-क्या इवेंट यहाँ पे होता है, और जहाँ से आपके पॉसिबल्स क्वेश्चन्स बनते हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज की पूरी क्लास ही सीएसआईआर के एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी-डीआईएनए प्लाज़मिड सीएसआईआर का हमेशा से फेवरेट रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। यहाँ पे आपको मैं एक पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो कि पहले भी आपको बार-बार बता रहे थे। तो फेनोलिक कंपाउंड जो कि प्लांट से क्या किया जाएगा, सेक्रेट आउट किया जाएगा, और ये सीक्रेशंस कहाँ से होगा, जो कि उनके वुंडेड पार्ट होते हैं, वहाँ से आपका ये निकलता है। और ये जो प्लांट होंगे जिनमें आपका ये क्राउन गॉल डिजीज़ होता है, ये डाइकॉट के प्लांट आपके जो होते हैं उनमें होता है, ज़्यादातर केसेस में। कभी-कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या टीआई प्लाज़्मिड सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइकॉट के प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा या मोनोकॉट को कर सकता है? तो इसके लिए आंसर आपको लास्ट में देंगे। अभी के लिए सिर्फ़ आपको ये बता देते हैं कि हाँ, टीआई प्लाज़्मिड का जो इंटीग्रेशन होता है वो डाइकॉट में बहुत ईज़िली हो पाता है। मोनोकॉट में डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो मोनोकॉट के केसेस में नहीं देखे गए हैं। सो फेनोलिक कंपाउंड जो होगा वो वुंडेड पार्ट ऑफ डाइकॉट के प्लांट से सीक्रेट आउट किया जाता है, और ये फेनोलिक कंपाउंड जो होगा वो जाकर के बाइंड करता है कहाँ पे, विर ए प्रोटीन से, मीन्स विर ए जीन से, जो कि ये प्रोटीन्स बनाता है। और इसके बाइंडिंग करने के बाद आपका यहाँ पे क्रोमोसोम, मीन्स जो कि बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम होता है, उसका एक आपका प्रोटीन है जिसका नाम है CHE, मीन्स क्रोमोसोमल प्रोटीन ई। तो क्रोमोसोमल प्रोटीन ई एज़ वेल एज़ आपका ये क्रोमोसोम विर जीन का ए प्रोटीन, ये दोनों आपके क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि विर ए जो प्रोटीन होगा उससे आकर के आपका फेनोलिक कंपाउंड बाइंड करता है, और जैसे ही ये बाइंड करेगा यहाँ पे इस वाले प्रोटीन्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। किसको? जो कि क्रोमोसोमल प्रोटीन है। और इस क्रोमोसोमल प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या है? शुगर से बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। ये शुगर बाइंडिंग क्या है? आपका प्रोटीन है।
तो अब ये वाली प्रोटीन और ये वाली प्रोटीन दोनों क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स एक्टिवेटेड विद ए प्रोटीन फंक्शन एज अ ऑटोकाइनेज एंड फॉस्फोराइलेट इटसेल्फ। इसके पास मीन्स विर ए जो प्रोटीन होती है, इसके पास एक्टिविटी होती है खुद से खुद को क्या करने के लिए, फॉस्फोराइलेज करने के लिए। ऑटोकाइनेज का मतलब होता है, काइनेज वर्ड जहाँ कहीं पे भी जुड़ जाता है इसका मतलब आप समझ जाते हैं वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होते हैं और उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो फिर ये जो जीन होता है, मीन्स ये जो प्रोटीन होती है, ये खुद से क्या होती है, अपने आप को फॉस्फोराइलेट करती है और अपने आप को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो जो फॉस्फोराइलेटेड वीर ए जो जीन होती है वो फॉस्फोराइलेट किसको करता है, वीर जी प्रोटीन्स को। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखिए कि जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो फॉस्फोराइलेटेड वीर ए जो प्रोटीन होगी वो फॉस्फोराइलेट किसको करेगा, वीर जी प्रोटीन को। तो अब ने इसने क्या किया, विरजिन ए प्रोटीन को भी एक्टिवेट कर दिया, मीन्स फॉस्फोराइलेट कर दिया। और यहाँ पे डाइमेराइजेशन ऑफ वीर जी प्रोटीन होता है, मतलब वीर जीन का जी का जो प्रोटीन होता है उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं जिसको आप डाइमेराइजेशन के नाम से जानते हैं। और वीर जी जो प्रोटीन्स होता है उसके पास क्या एफिनिटी है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये शुगर बाइंडिंग प्रोटीन है और ये आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। और ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जब डबल फॉर्म में आती है, मीन्स डाइमेराइजेशन के फॉर्म में आती है, तो वो जा करके बाकी रेस्ट ऑफ दी जो आपके जीन्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो जो मैकेनिज्म है उसमें आपको पहले फ्लो चार्ट के रूप में ये दिखाया गया कि हो क्या रहा है, कि सबसे पहले जो भी आपका वुंडेड साइट है डाइकोटिलिडोन प्लांट का, वहाँ से आपका फिनोलिक कंपाउंड निकलता है और उस फिनोलिक कंपाउंड को सबसे पहले बाइंड कौन करेगा, विर ए प्रोटीन्स, जो कि एज ए रिसेप्टर का काम करती है। और उसके बाद वो एक्टिवेट किसको करेगा, क्रोमोसोमल के ई प्रोटीन्स को, जो कि शुगर बाइंडिंग प्रोटीन होता है। और जैसे ही आपका जो वीर ए जो प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट होती है, क्योंकि उसके पास ऑटोकाइनेज की और फॉस्फोराइलेट करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो अपने आप को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जब खुद एक्टिवेट हो जाता है तो वो जा करके दूसरे प्रोटीन्स को, मीन्स वीर जी प्रोटीन्स को एक्टिव करेगा। और जब वीर जीन एक्टिव हो जाता है तो फिर उसका वहाँ पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाइमर बनाते हैं, मीन्स डाइमराइजेशन होता है। और ये डाइमराइजेशन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म माना जाता है इस वीर जीन का। जब तक मोनोमेरी फॉर्म में होगा तब तक वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जैसे ही वो डाइमर के फॉर्म में बनता है और वो जा करके बाकी रेस्ट ऑफ द जो जीन्स होते हैं वीर जीन के, उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करता है। तो आपको इस फिगर से क्या चीज़ समझ में आया, सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले फिनोलिक कंपाउंड, देन इसके बाद विरजिन ए प्रोटीन, फिर इसके बाद क्रोमोसोम का ई प्रोटीन, फिर इसके बाद विर ए जीन का एक्टिवेशन, फिर इसके बाद विर जी जीन का एक्टिवेशन, फिर इसके बाद विर जीन का डाइमराइजेशन। ये सीक्वेंस बना करके आपके सीएसआईआर के एग्जाम में सवाल देता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे टीडीएनए के ट्रांसफर में होने वाले जो इवेंट हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। पहले फेनोलिक कंपाउंड सीक्रेट होगा, फिर ए प्रोटीन से आकर के बाइंड करेगा, ए प्रोटीन जो होगी वो एक्टिवेट करेगा क्रोमोसोमल प्रोटीन ई को। फिर उसके बाद आपका ए प्रोटीन का खुद का ऑटोमराइजेशन होगा, मीन्स ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तो वो जाकर के विर जी जीन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। विर जी जीन जब एक्टिव हो जाएगा तो वो फिर से अपने आप को डाइमर का फॉर्म बनाएगा, मीन्स डाइमराइजेशन बनाएगा। तब जाकर के बाकी रेस्ट ऑफ जो प्रोटीन्स होंगे उनको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, एक्टिवेट करेगा। तब जाकर के आपका टीडीएनए का ट्रांसफर होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को चाहे आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, कहीं के कॉपी पे कैसे भी करके, लेकिन ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि श्योर तो नहीं कह सकता, जिस हिसाब से सीएसआईआर के पेपर डिज़ाइन होते हैं, कह नहीं सकता कि आपके आने वाले एग्जाम में ये सीक्वेंस बना करके भी आपसे पूछा जाए कि टीडीएनए का ट्रांसफर होने का सीक्वेंस क्या होता है। तो याद रखेंगे, पहले सबसे पहले ए जीन एक्टिव होगा, फिर इसके बाद आपका क्रोमोसोम का ई जीन एक्टिव होगा, फिर इसके बाद ए जीन जब एक्टिव होगा तो जाकर के आपके जी जीन को एक्टिव करेगा, जी जीन के एक्टिव होने के बाद उसका डाइमराइजेशन होगा। तब जाकर के वहाँ पे क्या होगा, बाकी सारे प्रोटीन्स जो होंगे वो एक्टिव होंगे, मीन्स एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद आपका जो वीर ए जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन आपका क्या है, एज अ रिसेप्टर का काम करता है और सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए। जबकि जो क्रोमोसोमल ई प्रोटीन्स होती है वो शुगर बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो इन दोनों के फंक्शंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो ट्रांसफ़र होने का मैकेनिज़्म है वो क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर आएँगे, ये आपका फेनोलिक कंपाउंड है जो कि प्लांट की बॉडी से क्या किया गया, सीक्रेट आउट किया गया है। कौन से पार्ट से, जहाँ पे कि आपका डैमेज्ड है। तो डैमेज पार्ट से आपका ये क्या किया गया, बना निकाला गया है, फेनोलिक कंपाउंड है। तो ये फेनोलिक कंपाउंड आपका कहाँ पे जा रहा है, ये बैक्टीरियल सेल्स के पास
और इसके पास यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जिनका यहाँ पे एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दिखाया जा रहा है। ये आपका वीर ए प्रोटीन है। तो ये ऐसे साइटोसोलिक से लेकर के पूरा मेम्ब्रेन से होता हुआ इस तरीके से क्या होता है, स्पैम किया हुआ रहता है ऐसे। तो ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, तो यहाँ पर आपका फिनोलिक कंपाउंड क्या करता है, बाइंड करता है। तो आपका ये जो वीर ए प्रोटीन है इसके पास ऑटो फॉस्फोरिलेशन की क्या होती है, एक्टिविटी होती है। तो जब इसका ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर आकर के बाइंड कर जाता है। और ये वाला जो फॉर्म है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज एक्टिव फॉर्म को। मतलब अब आपका ये प्रोटीन्स क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये आपका वीर ए जो प्रोटीन है एक्टिव हो गया है इस तरीके से। और इस वीर ए प्रोटीन के एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे आपके दूसरा वाला प्रोटीन है वीर जी प्रोटीन, जो कि नॉर्मल आपको यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जिसके पास डीएनए से बाइंड करने की एबिलिटी होती है। जैसे ही इस प्रोटीन का एक्टिवेशन होता है, मीन्स फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, एक्टिव होने के बाद ये वाले जो वीर जी प्रोटीन होते हैं ये भी क्या हो रहे हैं, आपके एक्टिव हो जा रहे हैं। एक्टिव का साइन आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कि बेसिकली ये जो वीर जो जीन है इनके पास फॉस्फेट ग्रुप क्या किया आकर के यहाँ पे ऐड हो गया। तो फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना मतलब फॉस्फोराइलेशन होना, और फॉस्फोराइलेशन होने का मतलब क्या हुआ है, वहाँ पे एक्टिवेशंस का हो जाना, मीन्स अब ये प्रोटीन्स आपके फॉस्फो रिलेटेड हो चुके हैं और आपके प्रोटीन्स अभी एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है किसका, वीर जी प्रोटीन्स का। और वीर जी प्रोटीन्स का जब फॉस्फोराइलेशन हुआ तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं दैट इज द डाइमराइजेशन। तो फॉस्फोराइलेटेड वीर जीन जो जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, डाइमराइजेशन के लिए जाते हैं। तो जब इनका डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जाकर के बेसिकली ये क्या करेंगे, वीर जो जीन के जो क्लस्टर होता है उसके प्रमोटर पर जाकर क्या करता है, बाइंड करता है। और अब यहाँ से सारे के सारे प्रोटीन्स को ऑल जीन वीर जीन को क्या करेगा, एक्सप्रेस आउट करना शुरू कर देता है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे जो फिनोलिक कंपाउंड है वो बैक्टीरियल सेल्स में जाकर के क्या क्या काम कर रहा है। इसको फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि ये आपका प्लांट का सेल्स है और इस प्लांट के सेल्स से आपका फिनोलिक कंपाउंड क्या हुआ, रिलीज आउट हुआ। और ये फिनोलिक कंपाउंड बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस पे जाकर के बाइंड किया रिसेप्टर ए प्रोटीन से। और इस रिसेप्टर ए प्रोटीन का यहाँ पे आपको एन और सी टर्मिनल दिखाया जा रहा है। और इस रिसेप्टर ए प्रोटीन के पास ऑटो फॉस्फोरेसेंस की एक्टिविटी होती है, ये अपने आप को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर लेता है। तो नॉर्मल पहले आपको यहाँ पे वीर ए प्रोटीन लिखा गया, इसके बाद फॉस्फोराइलेशन जब हो जाएगा तो क्या लिखा गया, वीर ए पी। पी का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही ये प्रोटीन आपका क्या होगा, एक्टिव होगा, वैसे ही दूसरी वाली जो प्रोटीन इस विरची जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जो कि नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में होती है, अब वो क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के थ्रू जाती है। तो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल आप देखिए सिर्फ इस तरीके से दिखाया गया, जबकि यहाँ पे आपको पी लिखा हुआ है। तो पी का मतलब है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेटेड जो विरजी जो प्रोटीन होती है वो अब क्या कर रही है, डाइमराइजेशन के प्रोसेस में जाएगी। मतलब दो मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। जब ये डाइमराइजेशन हो जाएगा तो ये बेसिकली आपको बताता क्या है, फंक्शनल स्टेट बताता है। मतलब कि अब ये पूरी तरीके से क्या करेगा, काम करने के कंडीशंस में आ चुका है। फंक्शनल स्टेट बताता है, राइट। हाँ, 2 बार हो रहा है। यहाँ ये वीर ए प्रोटीन का अलग फास्फोराइलेशन है, इसके एक्टिव होने के बाद आपका वीर जी प्रोटीन का फास्फोराइलेशन अलग होगा। और फास्फोराइलेशन होने के बाद फिर यहाँ पे डाइमराइजेशन होगा। और ये जब डाइमराइजेशन हो जाएगा तब जाकर के ये क्या करेगा, वीर जीन के प्रमोटर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। और प्रमोटर से बाइंड करने के बाद बाकी आपके जो वीर जीन होंगे उन सबको क्या करेगा, एक्सप्रेस आउट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आपका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है टीडीएनए के ट्रांसफर होने का वो यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो इस फिगर को अच्छे से समझिए और इसे अपने आप से ही बनाने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप से बनाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो आपके लिए हेल्प के लिए रहेगा ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपका टीडीएनए जो है वो जब निकल गया तो उसका कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है और प्लांट की बॉडी में किस तरीके से वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, टीडीएनए का पार्ट है। यहाँ पे लिख देते हैं। तो टीडीएनए के पार्ट में आपने पहले भी देखा था कि 2 आर्म्स होते हैं, एक आपका लेफ्ट बॉर्डर होता है और एक आपका क्या होता है, राइट बॉर्डर होता है। कितने बेस पेयर के? और इनका क्या रोल होता है? क्या रोल होता है इनका? हाँ, मतलब आप ऐसे समझिए कि टीडीएनए को ट्रांसफ़र होने के लिए दो एटलीस्ट दोनों में से एक लेफ्ट या राइट बॉर्डर जो है वो प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, राइट? तो ये आपके टीडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, एसेंशियल है।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका 2 प्रोटीन्स आपको दिखाया जा रहा है, Vir-D2 प्रोटीन्स जिसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और दूसरा है आपका Vir-D1 प्रोटीन जिसके पास टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी है। क्या नाम है? अवनीत कौर, आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या टोपोआइसोमरेज जो एक्टिविटी है वो किसके पास होती है और क्या ये रोल प्ले करते हैं। तो आपको पता है कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, कट लगाने के लिए होता है, और आपका जो टोपोइज़ोमेरेज़ एक्टिविटी होती है किसके लिए होता है, दैट इज़ द डीएनए के सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करने के लिए होता है। तो आकर के पहले ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करता है, मतलब इस वाले पोर्शंस पे, और ये वाला भी आपका यहाँ पे क्या करेगा, जहाँ पे कट लगाएगा उसके बाद ये बाइंड करता है, मतलब रिलैक्स करने के लिए। तो टोपोआइसोमरेज़ को और एक्सोन्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए डिफरेंस किया गया, तो Vir-D2 प्रोटीन्स को यहाँ पे लाइन खींचा गया है, राइट? और जबकि ये आपका नॉर्मल एक सिंगल है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे जब ये कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद आपका जब ये सिंथेसिस होना शुरू हुआ, तो ये वाला जो प्राइमर आपके यहाँ पे, मतलब ये 3 प्राइम आपका बन जाएगा। मतलब नॉर्मल जो डीएनए स्ट्रैंड होगी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये होगा। तो इसका ये क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। जब आपका ये कट लग जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा। फिर से आपका ये क्या होगा, 3 प्राइम, फिर आपका ये 5 प्राइम। तो ये जो 3 प्राइम आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्री फॉर्म में, ये एज़ अ प्राइमर के रूप में क्या करता है, काम करता है। और आपका ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके साथ में विरिडी प्रोटीन जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो बाइंड की हुई है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये वाली जो चेन है वो ग्रो कर रही है। ऐसे आपका न्यू डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, सेंसाइज होते चला जाता है। जितना स्ट्रैंड ये सेंसाइज होगा उतने ज़्यादा आपकी ये वाली स्ट्रैंड क्या होगी, ओपन होती जाती है। जैसे जैसे ओपन होगी, यहाँ पे आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि Vir-E2 प्रोटीन होती है वो आकर के यहाँ पे बाइंड करती है। अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्ट्रैंड आपका ओपन हो जाएगा और नया डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है। और ये वाली जो आपकी स्ट्रैंड होती है जो कि टीडीएनए का पार्ट था, वो आपका जो डीएनए का पार्ट है वो आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में, और एक्सोन्यूक्लियस जो टोपोआइसोमरेज सॉरी एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके साथ में बाइंड किया रहता है। और यही आपका सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है वो अब यहाँ से एक्साइज होकर के ट्रांसफर कहाँ पे होगा, आपका प्लांट के जीनोम में। और प्लांट के जीनोम में जा करके आपका क्या करेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर जाता है। मान लीजिए अगर आपका इसका क्रोमोसोम है तो इसके साथ में क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और इंटीग्रेशन के बाद इसका रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन होता है, जिसके पास में सारे प्रोटीन्स वो बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ये जो टीडीएनए का देख रहे हैं, हाँ, ये सारा ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर में हो रहा है। और बैक्टीरियल सेल्स से टीडीएनए का एक जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो निकला, और निकल करके आपका प्लांट सेल्स में क्या किया, इंसर्ट मीन्स जा रहा है इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, बैक्टीरियल सेल्स है। और इसके पहले आपने जो उधर देखा है वो क्या है, आपका एनिमल्स प्लांट सेल्स है, राइट? तो ये पूरा प्रोसेस है आपका, कैसे, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जाता है, तो कैसे जाता है ये आपने यहाँ पे देख लिया कि जैसे जैसे ओपन होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी ये सारे स्ट्रैंड ओपन होते जाएगी, न्यू डीएनए सिंथेसिस होता चला जाता है। तो न्यू डीएनए जो होगा आपका मेंटेन रखेगा, बाकी एक कॉपी, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो निकलती है वो जाकर क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन है ये इन्वॉल्व हुए हैं ये आपको देखना रहेगा। E2 प्रोटीन जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम करती है, D2 जो कि एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, D1 जो कि टोपोआइसोमरेज का काम करता है। तो इस प्रोटीन से इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सारी चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीआई प्लाज्मिड जो कि नेचुरली पाया जाता है उसके पास ऐसे क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आप उसको एज़ अ वेक्टर रूप या एज़ अ वेक्टर के तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, या क्या चीज़ें हैं जिनको कि मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, और उसके मॉडिफ़िकेशंस के बाद आप उसको एज़ अ गुड वेक्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर पहला है कि लिमिटेशंस में कि इन टीआई प्लाज्मिड को डाइकोटिलेडोन जो प्लांट होते हैं, लाइक जो टोमेटो है, पोटैटोज़ है, पीज़ हैं, इन सब में तो बड़े आसानी से क्लोन किया जा सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ होती है क्लोन करने के लिए जब आप इसको मोनोकॉट में करते हैं तब। जैसे राइस है, मेज़ है, व्हीट है, बार्ली है, एटसेट्रा है। तो ये एग्ज़ाम्पल देकर के कभी-कभी आपसे पूछा जाता है, ये मेज़ वाला एग्ज़ाम्पल और व्हीट वाला एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके पास ये वाला प्लांट है और आप क्लोनिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए टीआई प्लाज़्मिड सूटेबल होगा या नहीं होगा, ये एग्ज़ाम्पल आपसे दिया जाता है। तो लिमिटेशंस में इनका यही है कि ये डाइकॉट के लिए सूटेबल होते हैं और मोनोकॉट के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम आती है वाइल्ड टाइप टीआई प्लाज़्मिड को अगर एज़ अ वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं तो। नंबर पहला कि इसके पास कैंसर कॉज़ करने वाले क्या हैं, जीन्स होते हैं जिसको आप ऑन्कोजीन्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपने देखा है। तो कौन-कौन से जीन्स हैं जो ये कैंसर कॉज़ कर रहे हैं?
वेरी गुड। साइटोकाइन्स एंड ऑक्सीन्स क्या हैं? वो जीन्स हैं जो कि ऑन्कोजेनिक नेचर के हैं, मतलब उनकी वजह से ही अनकंट्रोल्ड या ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो वही एब्नॉर्मल ग्रोथ को आप क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑन्कोजीन्स का मतलब ऑक्सीन एंड साइटोकाइन्स का प्रेजेंस होना, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है। दूसरा, इनकी साइज बहुत बड़ी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 200 केबी का होता है, तो जो कि दिक्कत प्रॉब्लम करता है। और तीसरा, आपने देखा कहीं पे भी इसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के लिए कोई साइट प्रेजेंट नहीं है टीडीएनए के अंदर में। तो लैक ऑफ क्लोडिंग साइट मींस रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट नहीं है टीडीएनए के अंदर में, ये भी इनका एक प्रॉब्लम है। तो ये 3 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप नेचुरली जो वाइल्ड टाइप का टीआई प्लाज्मिड होता है उसको एज अ वेक्टर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद अब आप टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। सो दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन रिजॉल्व बाय द डिलीटिंग ऑन्कोजीन्स एंड बाय डेवलपिंग को इंटीग्रेटेड वेक्टर्स एंड बाइनरी वेक्टर्स। तो ये 2 वेक्टर हैं आपको जो कि टीआई प्लाज्मिड बेस्ड होते हैं, और इन वेक्टर के बारे में भी आपको पढ़ना है और देखना है कि इनका कहाँ-कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। सो को इंटीग्रेटेड वेक्टर क्या होते हैं? जब आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब किसी भी मतलब जो टीडीएनए का पार्ट होता है, उस टीडीएनए से आप ऑक्सिन और साइटोकाइन्स के पार्ट को अगर आप निकाल देते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? डिसआर्मिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा था कि टीआई प्लाज्मिड से आप टीडीएनए को निकालते हैं, तो वहाँ पे भी आप डिसआर्मिंग बोलते हैं। और जब टीडीएनए से आप ऑक्सिन और साइटोकाइन्स को निकालते हैं, जो कि ऑन्कोजेनिक नेचर के होते हैं, उनको निकालने के प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? डिसआर्मिंग बोलते हैं। तो अब आपका जो टीडीएनए है, जब आपने ऑक्सिन और साइटोकाइन्स को निकाल दिया है, जो कि ऑन्कोजेनिक अब नहीं रह गया है, तो वो वाला आपका जो डीएनए होगा, इसके साथ-साथ में तो को इंटीग्रेटेड वेक्टर कैसे बनाया जाएगा? प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीग्रेटिंग मॉडिफाइड ई कोलाई प्लाज्मिड इनटू डिसआर्म्ड टीडीएनए। तो आपका जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है, उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, अननेसेसरी पार्ट जो होंगे वो निकाले गए, और इसके बाद टीडीएनए में से जो ऑक्सिन और साइटोकाइन्स था, उसको हटाया गया। उन दोनों को हटा करके टीडीएनए के पार्ट, जिसको आप डिसऑर्डर टीडीएनए बोलते हैं, वो वाला पार्ट, और ई कोलाई के प्लाज्मिड के पार्ट को, दोनों को क्या किया गया? मिक्स किया गया, और ऐसे मिक्स किए गए वेक्टर को आप को इंटीग्रेटेड वेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि आपका टीआई प्लाज्मिड क्या होता है? बेस्ड होता है। सो को इंटीग्रेटेड वेक्टर तब बनता है जब आप टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए को निकाल करके उस टीडीएनए में से ऑक्सिन और साइटोकाइन्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। बचे हुए पार्ट को आप किसी भी ई कोलाई प्लाज्मिड के, जो कि मॉडिफाइड किया गया रहता है, उसके साथ में जाकर के इंटीग्रेट करा देते हैं। तो उनसे बनने वाले वेक्टर को आप को इंटीग्रेटेड वेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट? और नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये फिगर आपको यही बता रहा है कि पहला वाला आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंटीग्रेटेड मीन्स ई कोलाई का प्लाज्मिड है ये और यहाँ पे टीडीएनए का पार्ट दिखाया जा रहा है आपको, तो टीआई प्लाज्मिड का आपका जो वेक्टर है। अच्छा, दिख नहीं रहा? ओके, अभी दिखाई दे रहा? कोई अब कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, ठीक है, ओके। तो जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मैं समझा रहा था, वही ये यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो 3 आपके पास फिगर है, जिसमें से 2 आपके अलग-अलग होंगे। एक आपका टीआई प्लाज्मिड का है, मतलब जिसमें आपका टीडीएनए रहेगा, और एक आपका ई कोलाई का प्लाज्मिड है, जिसमें आपका मॉडिफाइड है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो चीज़ आपकी बनेगी, उसे आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ द इंटीग्रेटेड वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये फिगर में आपको यही चीज़ समझाया गया है, जो कि आपको बता रहा हूँ। तो कभी-कभी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि जो को इंटीग्रेटेड वेक्टर होते हैं, वो किस केस में बनते हैं, या फिर कौन से प्लाज्मिड बेस्ड होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टीआई प्लाज्मिड होता है, वो टीआई प्लाज्मिड नेचुरली जो पाया जाता है, उसको आप एज अ वेक्टर यूज नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है। तो मॉडिफिकेशंस 2 तरीके से किए जाते हैं, एक आपका बाइनरी वेक्टर के रूप में, और एक आपका को इंटीग्रेटेड वेक्टर के रूप में। तो को इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जब आपने टीडीएनए से जो ऑन्कोजेनिक जीन थे, ऑक्सिन और साइटोकाइन से उनको निकाल दिया, और इस बचने वाले जो बचे हुए पार्ट आपके थे टीडीएनए के, वो और इसके साथ में ई कोलाई का कोई प्लाज्मिड लेकर के इसको मॉडिफाई किया गया था, उन दोनों क्या किया आपने? मिक्स किया। तो इसको मीन्स ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को जो आपने मिक्स किया, तो यहाँ पे भी पेन काम नहीं करेगा कि जूम हो चुका है। तो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को मिक्स करके जो चीज़ बनेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? को इंटीग्रेटेड वेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट?
तो होपफुली आपको कोइंटीग्रेटेड जो वेक्टर है वो समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मीन होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाइनरी वेक्टर। तो बाइनरी वेक्टर क्या होता है? ये 2 वेक्टर को 2 प्लाज़्मिड कंसिस्ट करता है और मतलब कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ अ प्लाज़्मिड इन व्हिच वन प्लाज़्मिड कंटेन डिसआर्म्ड टीडीएनए सीक्वेंस व्हाइल अदर कंटेन विरजिन। तो एक आपका क्या होगा टीडीएनए जो कि डिसआर्म किया गया है जिसके पास ऑन्कोजीन नहीं है वो रहेगा और एक के पास आपका क्या रहेगा विरजिन रहेगा। तो इन दोनों को मिला करके जो चीज़ बनती है उसको आप क्या बोलते हैं? बाइनरी वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो बाइनरी वेक्टर और को-इंटीग्रेटेड वेक्टर में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? कि को-इंटीग्रेटेड में आप एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं? दूसरा कोई ई. कोलाई बेस्ड प्लाज़्मिड ले रहे हैं, जबकि बाइनरी वेक्टर में दोनों ही आपके टीआई प्लाज़्मिड के ही पार्ट हैं लेकिन अलग-अलग हैं। एक में आपने टीडीएनए को क्या किया है? रिमूव किया है, उसके ऑक्सीजन और साइटोकाइनेस को उसको हटा दिया है और जिसको आप डिसआर्म टीडीएनए बोलते हैं और दूसरे वाले प्लाज़्मिड में आपने क्या रखा हुआ है? सिर्फ़ विरजिन रखा हुआ है। तो अब जो आपका बाइनरी वेक्टर बचेगा, उस बाइनरी वेक्टर में क्या-क्या चीज़ें होंगी? सिर्फ़ 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका रहेगा बाइनरी वेक्टर में क्या? सिर्फ़ आपका विरजिन रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा विरजिन रहेगा और इसके बाद आपका ये जो टीडीएनए का पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस टीडीएनए में आपके ऑक्सीन और साइटोकाइन्स वाले पोर्शन जो होंगे वो खत्म रहे मीन्स नहीं रहेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पूरा टीडीएनए का पार्ट रहेगा जिसमें आप आसानी से किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कर सकते हैं? कटिंग साइज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आप किसी डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी कि इसमें कोई आरई के लिए कटिंग साइट नहीं है, ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी है इसके पास, तो उस ऑन्कोजीन को रिमूव किया गया, उसमें कोई डिज़ायरेबल आरईज़ कटिंग साइट क्या किए गए? इंट्रोड्यूस किए गए और उसी इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट में कोई भी डिज़ायरेबल डीएनए सीक्वेंस को क्या किया जाएगा? क्लोन किया जाएगा, तब जाकर के एज़ अ वेक्टर के रूप में ये काम करेगा। तो इसका भी फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये बाइनरी वेक्टर का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका जो टीआई प्लाज़्मिड जिसके पास विरजिन है और टीआई प्लाज़्मिड जिसके पास आपका डिसआर्म है, इन दोनों को मिला करके आपका जो चीज़ बनेगा उसको आप बाइनरी वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब आपका सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चंस का। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सारी चीज़ों को कि क्या-क्या चीज़ आपने पढ़ा है। तो नॉर्मली आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट के लिए वेक्टर होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला आपका होता है प्लाज़्मिड बेस्ड वेक्टर होता है, दूसरा आपका होता है वायरल जीनोम। तो आज की क्लास में हमने देखा है कि जो प्लांट के लिए मतलब प्लांट के लिए वेक्टर का काम कर सकता है दैट इज़ अ टीआई प्लाज़्मिड, वो क्या है? उसका ए टू ज़ेड कहाँ पे वो पाया जाता है? क्या उसका मैकेनिज़्म होता है? कौन-कौन से पार्ट होते हैं? कैसे टीडीएनए ट्रांसफ़र होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। तो उसी से इस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों का अभी कितना परसेप्शंस ठीक जा रहा है और कितना आप लोगों ने आज की क्लास से ग्रैब किया हुआ है। तो होपफुली कि ये आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ। सो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं मैं रीड कर दे रहा हूँ। अगर 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 दिखाई नहीं दे रहा तो उसको ज़ूम भी किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से अभी दिख जाना चाहिए सब लोगों को, अदरवाइज़ स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है कि Agrobacterium rhizogens can be used to genetically engineer a plant because of which of the following statement? तो अच्छा सिद्ध सिद्ध मैं किसी को कुछ समझाऊँगा नहीं, सवाल आपके सामने है और आपको उसको बताना है। सो एग्रोबैक्टीरियम राइज़ोजेंस के बारे में इट कॉजेज़ जीन ट्रांसफर टू प्लांट। बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। जो चीज़ बताएँ उसके पीछे का लॉजिक भी आपके पास होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, जो जो लोग बी बोल रहे हैं वो लोग भी अपना रीज़न बता मतलब वो लोग भी अपना बताएँगे और जो लोग डी बोल रहे हैं वो लोग भी अपना बताएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब क्या लॉजिक है आपके पास इसको सॉल्व करने का? ओके, तो मेरे ख्याल से अभी कृष्णा बोल रही थी। कृष्णा और कविता, राइट?
अच्छा, आकांक्षा, ओके। सो आप लोगों का आंसर है जो वो डी है कि इट कॉजेज़ जीन्स ट्रांसफर टू प्लांट। बाकी मेरे ख्याल से सिद्धार्थ हैं और अर्चना है जो कि जानना चाहती है इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूसेस अ गुड रूट सिस्टम। तो बताइए? सिद्धार्थ से पहले बात करना चाहेंगे। सिद्धार्थ, आपको क्यों लगता है कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए? अच्छा, तो ये वाली गलती आप यहाँ करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा गलती एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, है ना? यहाँ पे आप हाँ, हाँ। अरे भाई, दोनों के लिए बताया मैंने। ये दोनों ही जो आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है साफ-साफ, यहाँ पे आप पढ़िए, कहाँ गया मार्कर मेरा? यहाँ पे आप देखिए, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस कैन बी यूज्ड एज़ जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट बिकॉज़ देखिए, नेचुरली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टर्म की बात अगर आती है, तो ज़्यादातर केसेज़ में आपको टीआई प्लाज़मिड के लिए लिखा जाता है, क्योंकि आरआई प्लाज़मिड का उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक है तो वेक्टर अच्छा, लेकिन उसको एज़ अ वेक्टर के रूप में बहुत अच्छे से यूज़ नहीं करते। दैट इज़ व्हाई आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे बुक में सिर्फ़ टीआई प्लाज़मिड को ही नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आरआई प्लाज़मिड के पास भी ऑटोनॉमसली ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी होती है, दैट इज़ व्हाई आप दोनों को ही बोल सकते हैं। आपको ऑप्शन जब देगा तो वहाँ पे एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि टीआई एज़ वेल एज़ आरआई दोनों को ही हम जेनेटिक इंजीनियर नेचुरल के नाम से जान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो बी वाला ऑप्शंस आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया सिद्धार्थ, आप यहाँ पे देखिए, इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूसेस अ गुड रूट सिस्टम। क्या जो हेयरी रूट होता है वो प्लांट के लिए अच्छा माना जाता है? वो कोई एक डिजीज़ है और डिजीज़ कभी प्लांट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को समझिए कि क्राउन गॉल डिजीज़ हो या हेरी रूट डिजीज़, वो डिजीज़ है। सो डिजीज़ का मतलब होता है एब्नॉर्मलिटीज़, तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और वहाँ पे टर्म दे रखा था गुड रूट सिस्टम। तो ये ऑप्शंस आपको अट्रैक्ट जल्दी करेगा और गलती भी जल्द ज़्यादातर यहीं पे हो जाती है, क्योंकि आपने आरआई को देखा और रूट देखा तो तुरंत आपको यहीं पे लग जाएगा। लेकिन आप इसको समझिए कि यहाँ पे गुड रूट सिस्टम दे रखा है, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शंस आपका क्या होगा? गलत होगा। और बाकी आप यहाँ पे देखिए, इट कॉजेज़ जीन ट्रांसफर टू प्लांट, ये सबको पता है कि हाँ, आरआई प्लाज़्मिड की वजह से आपका जो जीन होता है वो ट्रांसफर होता है प्लांट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत क्यों है? इट कंटेन टीआई प्लाज़्मिड, तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि राइजोजेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आरआई प्लाज़्मिड होगा। तो ये भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इट इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको करते हैं? डाइकॉट्स को करते हैं। हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। ये सारे चारों ऑप्शंस आज की क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए, और उसके बेसिस पे आपको ये बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। और सही इसलिए होगा क्योंकि आपके बाकी 3 ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं। तो किसी को डाउट है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हिच जीन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर जीन ट्रांसफर टू प्लांट बिकॉज़ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न? दे एक्ट ऑन हाँ? अच्छा, चलिए, सब लोगों का आंसर डी जा रहा है। डी पे लगा दें? अच्छा, कुछ लोग सी अच्छा, ओके। कौन-कौन से लोग डी पे जा रहे हैं? दे इनेबल एग्रोबैक्टीरियम टू पेनिट्रेट थ्रू इंटैक्ट प्लांट सरफेस। कौन-कौन है ऐसे? अच्छा, बाकी लोग बताइए। हेलो? हाँ, अमित, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, फिर आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, बताइए। सो ऑप्शन नंबर सी सही है? अच्छा, तो पहले सबको ये देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। दे एक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस ऑफ द टीआई प्लाज़्मिड, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस का टर्म कहीं आया नहीं है इस पूरे क्लास में। जब हमने टीआई प्लाज़्मिड की बात की, तो ये वाला वर्ड आपका गलत है। दे प्रिवेंट ऑन्कोजेनिक फ्रॉम वर्किंग, ये भी आपका क्या है? गलत है, राइट?
उसका काम क्या होता है? आपने देखा कि विरजिन का काम होता है सिर्फ़ टीडीएनए के पार्ट को वहाँ से निकालने का काम करता है, मतलब उसको वहाँ से निकाल कर के मतलब टीआई प्लाज़्मिड से टीडीएनए को सेपरेट करने का काम करता है। तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर द मोबिलाइज़ेशन ऑफ अ टीडीएनए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट आपका सवाल है टीडीएनए। बताया तो मैंने बहुत कुछ है कविता जी। अब ये देखना है मुझे कि आप लोग कितना उसपे, आपको सच बताएँ तो आज की क्लास में टीआई प्लाज़्मिड को लेकर के कोई ऐसे पॉइंट और कोई ऐसे फैक्ट नहीं बचे हैं, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। अब टीआई प्लाज़्मिड से अगर कोई क्वेश्चन्स आता है और अगर वो गलत होता है, तो इसका सिर्फ़ एक मीन जाता है कि आपकी समझ उस पे पूरी बन नहीं पाई, या फिर आपने क्वेश्चन्स को देख कर के जल्दबाज़ी किया, या फिर आप क्वेश्चन्स को ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए। आपके कंटेंट में और आपके जो चीज़ें आपको दी गई उसमें कहीं कोई लैकिंग नहीं है। आप उसको 1, 2, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियोज़ को देखेंगे, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। दैट इज़ व्हाई मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन्स अरेंज किए हैं, ताकि अभी तुरंत का आपने पढ़ा है तो आप उसको देखिए कि आप कितना उसको कर पाते हैं। तो 2 क्वेश्चन्स के ऑप्शंस में भी अभी डाउट दिखा कि कुछ लोग डी और सी पे जा रहे थे, कुछ लोग सी और डी पे जा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। टीडीएनए को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, तो होपफुली कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो टीडीएनए इज यहाँ पे भी डाउट है, मतलब यहाँ पे भी कुछ लोग बी पे जाना चाहते हैं, कुछ लोग सी पे जाना चाहते हैं। कहाँ गया मार्कर मेरा? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बी पे जाना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पे सी पे जाना चाहते हैं। तो भैया देख लेते हैं पहले कि सी और बी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम ऑफ एग्रोबैक्टीरियल स्पीसीज व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द प्लांट जीनोम। भैया मेरे, क्रोमोसोम की नाम कहाँ से आ गई टीडीएनए में? टीडीएनए प्लाज्मिड है, तो क्रोमोसोम कौन ये बोल रहा है पहले हमको ये कौन-कौन बोला था ये बी वाला ऑप्शन? मारेंगे ना तो बुद्धि सही हो जाएगा अभी। क्रोमोसोम की बात कहाँ पे हो रही है भैया? टीआई प्लाज़्मिड, प्लाज़्मिड, प्लाज़्मिड कितनी बार, 100 बार तो बोल दिया होगा आज की क्लास में कि वो प्लाज़्मिड है। क्रोमोसोम यहाँ पे पढ़िए, साफ-साफ लिख रखा है। क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता टीडीएन, टीडीएनए टीआई प्लाज़्मिड का पार्ट होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर। हाँ, क्या चीज़? सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। डीएनए ऑफ अ प्लाज़्मिड ओरिजिन व्हिच इज़ ट्रांसफर्ड टू द एग्रोबैक्टीरियम क्रोमोसोम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है। पहला ऑप्शन, मार्कर कहाँ चला जा रहा है बार-बार? ओके, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि क्रोमोसोम की बात आ गई यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट है डीएनए ऑफ अ प्लाज्मिड ओरिजिन व्हिच इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्लांट जीनोम। क्या स्टेटमेंट ये सही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्लाज्मिड का ओरिजिन, मतलब प्लाज्मिड बेस्ड होता है, प्लाज्मिड से बनता है और प्लांट जीनोम में जाकर के ट्रांसफर होता है। टीलोमेरी, डीएनए ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, ये तो कोई रिलेवेंट ही नहीं, तो फालतू में ऑप्शन दे रखा है। अगर ऐसे ही ऑप्शन सीएसआईआर के क्वेश्चंस में आ जाएँ, फिर तो मज़े ही आ जाए, है ना? फिर तो मतलब वैसे, अरे भाई आएगा, आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना आपके प्रीवियस ईयर के ही आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये मैंने अननेसेसरी क्वेश्चन लगा रखे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट बी वाले हैं। अभी पार्ट सी का भी क्वेश्चन दिखेगा आपको, घबराइए मत। हाँ जी, सिद्धार्थ बताइए क्या बोल रहे थे आप? हाँ। अगर वहाँ पे क्रोमोसोम वर्ड अगर नहीं होता तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाता। तो फिर आपका ये वाला वर्ड वही, अगर देखिए, हाँ, अगर वहाँ पे क्रोमोसोम वर्ड अगर नहीं होता और प्लाज़्मिड वर्ड अगर नहीं होता, तो फिर आपके स्टेटमेंट वो सही हो जाते। हुँ, हुँ। नहीं, फिर सी पे रहेगा। क्योंकि सी ऑप्शन जो है स्पेसिफाई कर रहा है कि टीडीएनए कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ को जा रहा है। जबकि बी ऑप्शंस अगर आपके यहाँ पे क्रोमोसोम काट भी दिया जाए, सिर्फ़ अगर आप ये लगाते हैं कि एग्लोमेटरी स्पीशीज़ है, तो वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि उसकी ओरिजिन क्या है।
हाँ, अगर आपका ये वाला ऑप्शंस यहाँ पे नहीं रहता, इसकी जगह पे कोई दूसरा रहता, तो डेफ़िनिटली आप बी वाले पे जा सकते थे। तो यही तो पकड़ना है आपको ना। यही 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 चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ तो आपको अच्छे से कैच करना है ना। अगर छोटी-छोटी मिस्टेक्स ही तो आपसे पू आपको देखिए, जितना ज़्यादा क्लोज़ली रिलेटेड ऑप्शंस बनाता है, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है। जैसे मैंने इस वाले ऑप्शंस के लिए बोला कि ऑप्शन नंबर जो डी है, वो तो अनरिलेवेंट है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो कोई भी बता देगा कि अच्छा यहाँ पे टीआई प्राइम में कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे आपको एबी टू टाइप के, कि जहाँ पर आपको एकदम बारीक से मतलब डेप्थ लेवल पे थोड़ी-थोड़ी आपकी माइनर जो मिस्टेक्स हैं, उनको पकड़ करके आपको सवाल सही की ओर गलत हो सकता है। तो यही चेक किया जाता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है। क्या आपके पास सिर्फ़ सरफेस नॉलेज है? मतलब आप ये जानते तो हैं कि टीआई प्लाज़मिड क्या है, लेकिन आपका उसका डेप्थ जो नॉलेज है, जो समझ है वो आपको अच्छी नहीं है कि हाँ, आप उसको बता पाएँ कि हाँ, कैसे ये हो रहा है। तो यही चीज़ चेक करता है। तो ये 3 क्वेश्चन्स में भी 100% लोगों ने आंसर सही नहीं दिया। मतलब यहाँ पे भी वैरायटी देखने को मिली कि कुछ लोग सी और बी में गए, कुछ लोग फिर बी और सी में गए, कुछ लोग सी और डी में गए। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है और ऐसा सिर्फ़ इसलिए हुआ है कि ये आपने बहुत जल्दी से पढ़ कर के तुरंत आंसर देने की कोशिश की। कभी भी ये काम आपको नहीं करना है। आपको नहीं करना है भैया, आपको ये चीज़ नहीं करना है। मैं यही देख के समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर आपके जो मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे, उसके पीछे का रीज़न मुझे समझ में यही आ रहा है कि आप लोग क्या है ना कि जैसे ही क्वेश्चन्स के 1-2 वर्ड पढ़ते हैं और वो 1-2 वर्ड अगर आपके पढ़े हुए टॉपिक से अगर मिलता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं और फिर तुरंत क्या करते हैं मतलब क्वेश्चन्स को पूरा आपने पढ़ा नहीं, फिर तुरंत आप ऑप्शंस पे आ जा रहे हैं कि हाँ, ये वाला उसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आप ऐसा गलती कभी भी नहीं करेंगे। आप पूरे क्वेश्चंस को भले ही वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ और आता है, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहीं पे नॉट नहीं लिखा है, कहीं पे इनकरेक्ट नहीं लिखा है, कहीं पे मैच लिखा क्या लिखा है और ऑप्शंस को चारों पढ़ेंगे। मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि जिस ऑप्शंस को आप सही लगा रहे हैं, उसके बाद बाकी के जो 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं, इस पे ज़रूर आप फ़ोकस किया करिए। अगर आपके पास तीनों ऑप्शंस के गलत होने के प्रूफ सही तरीके से होंगे, तो डेफ़िनिटली आपका चौथा ऑप्शन जो आपने लगाया वो सही होगा। ये अप्रोच आपको हमेशा रखनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा कि अच्छा एग्रोबैक्टीरियम आ गया फट देना, तो हम तुरंत लगा दें रूट वाले पे, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई है, आपने जितनी मेहनत से पढ़ रखा है और मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल। तो सही यही था। सीएसआईआर का एग्ज़ाम टफ क्यों है भाई? हाँ, और भी है, जाना है क्या? अच्छा ठीक है, एक एक लास्ट क्वेश्चन ये है और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, राइट? आपको इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, उसको समझना है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ। एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग ग्राम नेगेटिव सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया। ये सारे स्टेटमेंट आपको वहाँ पे पढ़ने को भी मिले थे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस कॉजेज़ क्राउन गॉल डिजीज़, राइट? by transferring a defined segment of a DNA called tDNA या ट्रांसपोर्टेस पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही बताता चलता है फ्रॉम इट्स ट्यूमर इंड्यूसिंग मीन्स टी आई लार्ज साइज प्लाज्मिड अबाउट ऑफ 200 केबी इनटू द न्यूक्लियर जीनोम सारा जितना आपने पढ़ा वो सब इसी क्वेश्चंस में ही दे रहा है ऑफ अ सेल्स इन एन इन्फेक्टेड वुंड ऑन मेनी डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शंस तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है आपको यही दिया गया कि एग्रोबैक्टीरियम एक ग्राम नेगेटिव रॉड सेट बैक्टीरिया होता है सॉइल में पाया जाता है और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस जो है वो क्राउन गॉल डिजीज को कॉज करता है और जिसका कि डीएनए जो होता है वो 200 केबी का होता है उसका टीआई प्लाज्मिड और उसमें से एक सेगमेंट होता है उसको आप टी डीएनए या ट्रांसफर डीएनए के नाम से जानते हैं अब आपको ये दिया जा रहा है कि उस एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज के बैक्टीरिया से और प्लांट के इंटरेक्शंस के बारे में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं तो स्टेटमेंट नंबर पहला क्या है एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स क्रोमोसोम इनटू द प्लांट सेल्स क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? तो पहले तो पहले 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 यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं और एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लाज्मिड डीएनए इनटू प्लांट सेल्स एग्जैक्टली ये पार्ट आपका सही है ऑल द वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज इंड्यूसिबल
इंडिविजुअल का हाँ, इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी फैक्टर के प्रेज़ेंस में एक्टिवेट होना, ये सही है। ऑल द वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। जल्दी बताइए। नो, आपने देखा कि हाँ, अभी देखा जाएगा कि कौन-सा स्टेटमेंट क्या पूछा है, गलत है या सही है। कोई बात नहीं, अभी अभी जस्ट अ मिनट, अभी हम लोग पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ऑल द वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। ऐसा नहीं है, आपने देखा कि प्लांट सेल्स में भी होता है। तो ये वाले भी स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत हो जाएँगे, है ना? और सम ऑफ द वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसिबल। क्या कुछ उसमें से इंड्यूसिबल होते हैं? ओके, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया कि क्या सारे सारे एग्रोबैक्टीरियम जो जीन होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं, तो इसको इसके लिए, और क्या सम उसमें इंडिविजुअल होते हैं, इसको लेकर के थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जब कोई भी जीन या कोई भी प्रोटीन का जो कोड करने वाली जो जीन है, अगर वो किसी एक फैक्टर के प्रेज़ेंस में क्या हो, मीन्स प्रेज़ेंस की एब्सेंस की वजह से उसको एक्सप्रेशंस हो रहा हो और नहीं हो रहा हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम जो जीन होती है, उसपे जितने भी क्लस्टर ऑफ जीन्स पाए जा रहे हैं, सारे जीन्स के लिए कोई फैक्टर क्या है क्या? बताइए? सारे जो जीन्स हैं उनके लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो उसके इनसाइड में जीन जीन जो चल रही हैं, उनकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑल द वर्डेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सम जीन्स आपके इंडिविजुअल है, ये स्टेटमेंट सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल बोथ इन द बैक्टीरियल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। आपको बताया जा रहा है कि कुछ वायलेंस जो जीन है, उनका फंक्शन जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? फिर से पढ़िए, सम ऑफ वायलेंस जीन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर फंक्शनल बोथ इन बैक्टीरियल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। क्या कुछ जो जीन्स हैं वो दोनों में एक्टिव होते हैं? ये पूछ रहा है। डेफिनिटली होते हैं। भाई अभी आपने देखा कि जो जीन हाँ, ट्रांसफर हो रहा है उसके कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, वहाँ से आपका बैक्टीरियल सेल से निकल कर के प्लांट सेल में भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, अरे! सॉरी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4th आपका सही है, और इसके बाद ऑप्शन नंबर 5th भी आपका सही है। सम जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंडिविजुअल, है ना? और इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है? 2, 5, 6 सही है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। तो ऐसे ही सवाल आपके पार्ट सी में क्वेश्चंस में आते हैं। तो अगर अब देखिए यहाँ पे थोड़ी-सी मान लीजिए कन्फ्यूजन अगर आपको एक बार में हुई तो कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ेंगे सही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो कंटेंट पढ़ा है उस चीज़ को पढ़ कर के अगर आप पार्ट सी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, दैट मीन्स कि आपकी समझ थोड़ी ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप 10-12 क्वेश्चंस इस टॉपिक्स पे अगर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के, आप उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, और जहाँ कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, उसको आप फिर से क्या करेंगे, जाकर के देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या चीज़ हो सकता है। तो टीआई प्लाज़मिड से आपने देखा कि 4 जो क्वेश्चन्स थे वो कैसे थे, किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं एग्ज़ाम्स में, और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो। तो होपफुली कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग खुद से भी सॉल्व करें। आपके पास अगर पाथफाइंडर वाली जो बुक है वो अगर कृष्णा, अगर आपको अभी जाना है तो आप जा सकती हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ़ थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे सब लोगों से, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को लीव करेंगे। सिंगल बुक है, टेस्ट एंड एवोल्यूशन की सिंगल बुक आती है ना? तो उसके लिए एक सिंगल बुक है,
आप उसको अब मेरे ख़्याल से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबके पास पाथफाइंडर वाली और कोई बुक हो या ना हो, लेकिन टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के नाम से जो बुक आती है ग्रीन वाली पेज की, करीब 300 साढ़े 300 रुपए की आएगी। आप उसको ज़रूर रखिए क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन्स को अगर आप सॉल्व कर अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसका मैं कवर पेज वैसे तो आप पाथफाइंडर डालेंगे तो अमेज़न से भी मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप लेटेस्ट वाला लीजिएगा कि जितना आप लेटेस्ट लेते हैं ना उसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी इंक्लूडेड रहता है। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन्स रहेगा, कोई कंटेंट नहीं रहेगा। पूरा जितना भी आपका 13 यूनिट है ना, सारे यूनिट के सारे टॉपिक वाइज़ उसमें पेपर को क्वेश्चन्स को डिज़ाइन किया हुआ भी है और इसके बाद हाफ पार्ट में आपको 2011 से लेकर के 2020 तक के पेपर भी आपको उसमें मिलते हैं प्रीवियस ईयर के विद आंसर, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है?